हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो वी आर बैक विद द वीडियोस बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट कॉमर्स। ये आपको यूजीसी नेट में भी हेल्प करेगा जो कि आपका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, एंड हरियाणा के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं उसके अंदर भी आपको ये हेल्प करेगा। तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ बिजनेस। तो ये तो बहुत आसान है। बिजनेस क्या होता है? आप कोई भी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, फिर फाइनली उसको प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन गुड्स और सर्विसेज को, एंड फिर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में भी ध्यान रखते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। नाउ इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है एनवायरनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो मुझे ज़रूरत है एक एनवायरनमेंट की कि आसपास शोर ना हो। ये सब ध्यान रखना पड़ता है, तभी एक वीडियो जो होती है उसकी साउंड अच्छी आती है। ये इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। सिमिलरली जब आप एक बिज़नेस करते हैं तो एक बिज़नेस के अंदर भी एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो एनवायरनमेंट मीन्स क्या कंडीशन, क्या सर्कमस्टेंसेज होने चाहिए जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो वो किस तरीके का एनवायरनमेंट के अंदर आप अपना बिजनेस जो है वो चलाएंगे। और हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कि बिजनेस के अंदर यानी कि जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होंगे जो कि आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर हेल्प करेंगे, उसको अफेक्ट करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। मीन्स कॉम्बिनेशन है कुछ इंटरनल फैक्टर्स का, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का, जो कि आपके कंपनी के डे टू डे स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, उनको ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। कैटेगरीज़ क्या है? ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो आप यूजीसी नेट का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो चैनल के ऊपर यूजीसी नेट का सिलेबस भी अपलोड किया गया है कुछ ही दिन पहले, एंड उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। देन व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की कैटेगरीज टू टाइप्स की हैं। सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, जो ऐसी चीज़ें जो आपके बिजनेस को बहुत जल्दी और बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जिनका बिल्कुल डायरेक्ट असर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि सप्लायर्स। फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है और आपको कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करने में देरी कर दे तो आपके बिजनेस को अफेक्ट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सो सप्लायर्स। कस्टमर्स जो आपके बिजनेस से आपके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उनका भी फ़र्क पड़ता है। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, दैट डू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़। पब्लिक यानी कि आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आसपास रहते हैं, उनका भी अफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली देयर आर मैनी एजेंट्स, मैनी इंटरमीडियरीज विच डू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़। नाउ इसको हमने माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर किया है बिकॉज इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिजनेस एक्टिविटी पर पड़ेगा कि आपके सप्लायर्स कौन हैं, आपके कस्टमर्स कौन हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, पब्लिक क्या है, मार्केट इंटरमीडियरीज क्या है जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर सामान भेजते हैं। तो उन सब का भी फ़र्क आपके बिजनेस पर पड़ता है। देन कम्स मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो इज़ एट अ वाइडर लेवल, एट अ लार्जर लेवल। तो मैक्रो एनवायरनमेंट भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट है जो कि बिजनेस ग्रुप्स को अफेक्ट करता है बहुत ही वाइडर लेवल पर। जैसे कि पॉलिटिकल, कि सरकार की नीतियाँ क्या चल रही हैं एक कंट्री के अंदर, उसका भी फ़र्क आपके बिजनेस पर पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर अभी बीजेपी है तो 10 साल उनको हो गए, अब उनका 11वां साल है, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो इसका फ़र्क भी पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, क्योंकि आप देखेंगे कि पॉलिसी ज़्यादा चेंज नहीं होंगी। पॉलिटिकल वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं या नहीं करते हैं, एंड उनका टैक्सेशन पॉलिसी कैसा है, ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। रेगुलेटरी बॉडीज़ कैसे हैं, जैसे कि टैक्स जो लगाती हैं जो बॉडीज़ हैं, या जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, तो उन सब का फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, गवर्नमेंट बार बार चेंज तो नहीं हो रही है, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है जो कि डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा।
देन कम्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन, ट्रेंड्स कैसी है, मार्केट कैसा चल रहा है, अप है, डाउन है. इंडस्ट्री के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंज्यूमर एंड यूज़र ड्राइवर्स. आपके जो कस्टमर हैं एट लास्ट उनका मेन ड्राइवर क्या है, मीन्स उनका जो मेन मोटिव है वो क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है. ये सब फ़र्क डालता है आपके बिज़नेस पर. इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, एक्सचेंज रेट्स क्या चल रहे हैं, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है या अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो ऑब्वियसली आपके बिज़नेस के अंदर भी फ़र्क पड़ेगा. महंगाई होगी तो भी आपके बिज़नेस पर फ़र्क पड़ेगा. कंज्यूमर की स्ट्रेंथ क्या है, कंज्यूमर जिस तरीके के प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, आपके कस्टमर्स कैसे हैं, इधर दे बिलोंग टू रिच कैटेगरी और मिडिल क्लास, तो इस सब का फ़र्क आपके बिज़नेस पर पड़ता है. देन कम सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट जिससे आपको मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मिलता है कि लाइफस्टाइल कैसा है, सोसाइटी, डेमोग्राफिक्स. डेमोग्राफिक्स मीन्स मेल, फीमेल, ओल्ड, चाइल्ड, इन सब का रेशो क्या है, आपके कंज्यूमर का एटीट्यूड कैसा है, उनका ओपिनियन कैसा है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनका बाइंग पैटर्न क्या है, उनका रिलीजन क्या है, ये भी फ़र्क डालता है. मीडिया किस तरीके से आपके बिज़नेस को दिखाती है उनके सामने, सो इन सब का फ़र्क पड़ता है. एडवर्टीजमेंट कैसी है. सो सोशल एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. देन कम्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं. अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, नई मशीन्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा. वहीं अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी फ़र्क पड़ेगा. तो एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जितना आप थ्योरी पढ़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इन चैप्टर्स को एक बार मेरी वीडियो से सुनकर आप क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करें. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करें. आपको 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए. इतना ही पढ़ना काम आता है एंड बिलीव मी, इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना काम आता है. मैंने अपना नेट का पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, 5 मंथ्स के अंदर मैंने क्लियर किया था. तो मेन स्ट्रैटेजी यही थी कि आप क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो हैं ही, टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही होंगे, बट साथ ही साथ में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं. आप टॉपिक को एक बार सुन लीजिए, वीडियो सुन लीजिए, मोर देन इनफ है. आप वीडियोस को सुनिए और उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. क्वेश्चंस देखो आपको सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं. क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व आपको 60% और पढ़ना इज़ 40%. आप 60% ध्यान रखिए कि आपको 60% टाइम क्वेश्चंस सॉल्व करने में लगाना है, 40% कंटेंट को समझने में और पढ़ने में लगाना है. आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा. फर्स्ट टाइम में ही आपका नेट ज़रूर क्लियर होगा. सो टेक्नोलॉजी आप किस तरीके की यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है या नहीं है, आप कुछ इनोवेशंस करते हैं या नहीं करते हैं, लाइसेंस, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, ये सब आपके पास हैं या नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPRs आपके पास हैं या नहीं है. तो इन सब का भी फ़र्क बिजनेस पर पड़ता है. देन कम्स लीगल एनवायरनमेंट. लीगल एनवायरनमेंट मीन्स लॉ. आपकी जो कंपनी है वो लॉज फॉलो कर रही है या नहीं फॉलो कर रही है. लॉज कौन बनाते हैं, लॉज पार्लियामेंट बनाती है, सरकार बनाती है पास करके. एंड फिर जब वो लॉ जो जिस दिन से लागू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल GST है, तो GST जब लागू हुआ था तो उसके बाद से आपको GST फॉलो करना ही करना पड़ेगा. सिमिलरली बिजनेस लॉज होते हैं, कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ लेबर लॉज होते हैं, कंपटीशन एक्ट है, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज होते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी आपको पे करना पड़ता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी होती हैं. सो यू हैव टू फॉलो दीज. तो बेसिकली हमने 2 अपने एनवायरनमेंट पढ़े थे. सबसे पहले एक था माइक्रो एनवायरनमेंट एंड वन इज़ माइक्रो एंड अदर इज़ मैक्रो. माइक्रो के अंदर हमने क्या देखा, माइक्रो के अंदर हमने ये देखा कि जो स्मॉल लेवल पर या जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड इंटरमीडियरीज. तो ये आपके MCQs में बन सकते हैं कि ये किस एनवायरनमेंट को बिलोंग करते हैं. सो दे बिलोंग टू माइक्रो एनवायरनमेंट. देन मैक्रो के अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले पॉलिटिकल, देन इकोनॉमिक, देन सोशल, देन टेक्नोलॉजिकल एंड देन लीगल.
नाउ कम्स व्हाट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम। क्लास 12th का ये टॉपिक है, आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर इसको देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स किसी भी कंट्री के अंदर या कोई भी सरकार जो है वो किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसीजर लेट डाउन करती है। फॉर एग्जांपल, आपकी कंट्री मार्केट इकोनॉमी फॉलो कर रही है, मिक्स्ड फॉलो कर रही है, या फिर प्लान्ड इकोनॉमी फॉलो कर रही है, तो इस सब का फ़र्क पड़ता है। आप पहले एग्जांपल देखिए, नॉर्थ कोरिया है प्लान्ड इकोनॉमी। अब आपको याद होगा नॉर्थ कोरिया के अंदर वो पर्सन, आई थिंक उसका नाम किम जोंग है, पता नहीं क्या है, वो आप सर्च कर लीजिएगा। तो उसके अंदर वही सब कुछ कंट्रोल करता है। सो दैट इज़ प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, वही सब कुछ रेगुलेट कर रही है। अपनी कंट्री के बारे में ध्यान रखिए, हमारी कंट्री इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सभी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी, मीन्स यहाँ पे सरकार भी काम कर रही है, पब्लिक भी काम कर रही है। दिस पब्लिक इज़ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट रूल सेट करती है किसके लिए? प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए, तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। वहीं मार्केट इकोनॉमी यानी कि यूएसए, जापान, जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं डिसाइड करती, गवर्नमेंट बहुत मिनिमम इंटरफेयर करती है, सब कुछ लेसेस फेयर सिस्टम से चलता है, यानी कि सब कुछ सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये होता है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर? तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर 3 इकोनॉमी ध्यान रखिएगा। देन व्हाट इज इकोनॉमिक पॉलिसी? पॉलिसी क्या है? पॉलिसी किस तरीके से सरकार ने पॉलिसी बनाई है गोल्स को अचीव करने की। देन कम्स फिस्कल पॉलिसी। बात ध्यान रखनी है आपको, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बैंक बनाता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बैंक बनाता है। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट किस चीज़ से रिलेटेड बनाएगी? टैक्स से रिलेटेड, अपने खर्चों से रिलेटेड, अपने रिवेन्यू से रिलेटेड। तो जब भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसे कोई गुड सर्विसेज खरीदना है या कुछ बनाना है, या किस तरीके से आप टैक्स की पेमेंट करेंगे, किस तरीके से आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन सब को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। जैसे सरकार ने टैक्स लगाया, जीएसटी लगाया, ठीक है, जीएसटी लगाया तो जीएसटी इज़ अ फिस्कल पॉलिसी। ये बजट जो बनाती है सरकार कि किस तरीके से टैक्स आएंगे, किस तरीके से टैक्स खर्च किए जाएंगे, ऑल इज़ रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी। नाउ अगर फिस्कल पॉलिसी के बारे में आता है तो उसके 2 टाइप्स आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी मीन्स कि आपको सरकार ज़्यादा खर्च करते हुए दिखाई देगी, सरकार ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, टैक्स कम कर दिया गया है, यानी कि कंट्री को, इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश कर रही है। वहीं मतलब रिसेशन है, जैसे आप देखो कि कोविड के टाइम पे रिसेशन आ गया था, मंदी आ गई थी, तो उस टाइम पे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च जितना करेगी उतना ही ज़्यादा आपको इकोनॉमी बढ़ती हुई नज़र आएगी। वहीं कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सरकार अपना हाथ पीछे खींच लेती है और लोगों को पैसे खर्च करने देती है, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब एम क्या है? देखिए गवर्नमेंट का एम यही रहता है जो कि आपने बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि गरीबी दूर हो जाए, बेरोज़गारी दूर हो जाए, कंट्री के अंदर ग्रोथ बढ़े, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट आए, प्राइस स्टेबल रहें, ज़्यादा महंगाई ना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो, इनकम और वेल्थ का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिच और पुअर के बीच में गैप ना बढ़े, स्टेबिलिटी सिर्फ शॉर्ट टर्म में ना रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रहे, कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो। सो दिस इज़ रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी। देन कम्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने अभी आपको बताया, फिस्कल पॉलिसी सरकार की, मॉनेटरी पॉलिसी बैंक की। तो जो पॉलिसी बैंक बनाता है अपने इंडिया का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, कि कंट्री में क्या मनी सप्लाई रहेगी, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा। अब अगेन इसके टूल्स 12th क्लास के सिलेबस में भी आपने पढ़े होंगे कि मेन टूल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। सबसे पहले कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मींस कि सभी बैंक को अपना कुछ जो पैसा होता है वो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना होता है कैश फॉर्म में। जिस रेशो में रखना होता है उसे कहते हैं हम कैपिटल रिजर्व रेशो या फिर कैश रिजर्व रेशो। अगर आरबीआई इस रेशो को बढ़ा देती है, वो बोलती है कि अब आपको 4% नहीं रखना कैश, 6% रखना है, इसका मतलब मार्केट के अंदर
अब आप कैश कम दे पाएंगे तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यहाँ पे भी रेशो फिक्स कौन करेगा, आरबीआई ही करेगी कि कितना पैसा बैंक को अपने पास रखना है, लेकिन कैश फॉर्म में नहीं, नॉन कैश फॉर्म में, जैसे कि सिक्योरिटीज़ हो गए, बिल्स हो गए, तो ये चीज़ें रखनी होती हैं। अगेन इसको कौन बताता है, आरबीआई बताता है। अगेन अगर ये बढ़ जाएगा 4% से मान लीजिए 6% हो गया, इसका मतलब जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं अब उनको ज़्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ रहा है नॉन कैश फॉर्म के अंदर, तो वो कम पैसा लैंड कर पाएंगे और मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन सुधर जाएगी। बैंक रेट और रेपो रेट, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। वही रेट अगर जैसे मान लीजिए एक दिन के अंदर लोन की ज़रूरत पड़ी एंड कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है और बोलता है कि हमें आप लोन दे दीजिए, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा आरबीआई दैट इज़ रेपो रेट। सो रेपो रेट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, बैंक रेट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। रिवर्स रेपो रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई अपने कमर्शियल बैंक्स को पे करता है, जैसे मान लीजिए ये एसबीआई है, एसबीआई ने आरबीआई को लोन दिया यानी कि पैसे जमा हैं तो आरबीआई इज पेइंग इंटरेस्ट। जब वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जब आरबीआई इंटरेस्ट पे कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एंड ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है रेपो रेट भी एंड रिवर्स रेपो रेट भी। ये 1992 में आया था, ये 1996 में आया है। देन कम्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मई 2011 में आया है। यहाँ पर नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ जो होती हैं उसके बेस ओवरनाइट आपको पैसा बोरो करना है, आप अपनी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ के 1% तक बोरो कर सकते हैं। किस रेट पर, रेपो रेट के 3% हाइयर रेट पर। देन व्हाट इज़ बेस रेट एंड प्राइम लैंडिंग रेट, वो रेट जिसके ऊपर जो कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, दे विल लैंड नो लोन्स टू इट्स कस्टमर, मतलब इससे कम रेट पर आप कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते। मान लीजिए 5% फिक्स कर दिया तो 5% से कम रेट पर किसी भी कस्टमर को लोन नहीं मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड बेस रेट और प्राइम लैंडिंग रेट। एम क्या है, क्यों ये सब रेट्स डिसाइड किए जा रहे हैं, सिंपल, प्राइस को स्टेबल करने के लिए, ताकि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इतनी ना बढ़ जाए कि इन्फ्लेशन हो जाए और मार्केट की ग्रोथ रुक जाए। Then comes what are the important acts related to legal environment। अगेन ये सब हम टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नोट्स भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे इफ़ यू वांट देम आप, लेकिन पहले वीडियो को पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए एंड आप नोट्स भी ले सकते हैं। सो लीगल एनवायरनमेंट क्या है, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर सरकार लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस डिसाइड करती है एंड हर बिजनेस को वो फॉलो करने पड़ते हैं। ये कुछ लीगल एनवायरनमेंट के लॉज हैं जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, कंपनीज एक्ट 2013, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सब सिलेबस में लिखा हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अगेन ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा, पार्लियामेंट का एक एक्ट है, कंज्यूमर्स के हित में है, 1986 में लाया गया था कि हमें कस्टमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चीटिंग ना हो, प्रोड्यूसर्स उन्हें ठगे नहीं, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। 1986 में इंट्रोड्यूस किया, इफेक्ट में 1987 में आया, उस टाइम पे जम्मू और कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था। देन दोबारा से इसको अमेंड किया गया, कब, 1993 में एंड 2002 में। मेन एम यही है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके साथ कोई भी अनफेयर एक्टिविटी ना हो, अगर हो गई है तो उन्हें कॉम्पनसेट किया जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो काउंसिल्स हों, कंज्यूमर फोरम्स हों, ताकि वो वहाँ जाके अपने झगड़े को डिस्पोज कर सकें। कंज्यूमर्स को एजुकेट करना है या एडुकेट करना है कि उनको उनकी राइट्स के बारे में पता हो। देन ये लिमिट्स आप ध्यान रखेंगे, बहुत आसान लिमिट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट की 20 लाख, स्टेट की 20 लाख टू 1 करोड़, नेशनल की 1 करोड़। अगर इसके अंदर कोई चेंज होंगे देन आई विल अपडेट इट एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बता भी दूंगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मेन पॉइंट्स क्या हैं, अगर मान लीजिए आप
national to state to the district. If someone wants to move from national to state to district, it can move within 30 days. I think ये from district to state to national लिखा जाना चाहिए, ठीक है, तो आप वही ध्यान रखें। अमेंड हुआ है ये 2002 में एंड फिर 2003 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, प्रोसेसिंग, फिजिशियन, सब इसके अंदर आते हैं। राइट्स कंज्यूमर्स के इसके अंदर हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ओके, सो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। इसी के आगे मैं इसके आगे नोट्स इसी के अंदर हम फिक्स कर देंगे। आपको नोट्स चाहिए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, फ्रॉम देयर यू कैन गेट देम। एंड सिमिलरली आप इन नोट्स को या आप खाली इन वीडियोस को देखिए, एक दो बार सुनिए, क्वेश्चंस जितने आप प्रैक्टिस कर सकें आप प्रैक्टिस करिए। मैं इसकी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा 3 और बनाऊंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश मेरी पूरी है कि आपके सितंबर के एग्ज़ाम तक आपको हेल्प हो एंड HPSC के एग्ज़ाम के अंदर भी आपको हेल्प हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो कल हमने बिज़नेस एनवायरनमेंट यूनिट से स्टार्ट किया था। कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए थे, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट किया था। मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर देख सकते हैं। कल हमने बिज़नेस एनवायरनमेंट से स्टार्ट किया था। बिज़नेस हमने कर लिया था, व्हाट इज़ बिज़नेस। बेसिकली ये यूनिट थ्योरेटिकल ही है एंड कल थोड़ा सा क्रैमिंग करने वाला पार्ट कम ही था। माइक्रो एनवायरनमेंट हमने कल कर लिया था, देन वी डिड मैक्रो एनवायरनमेंट एंड ये पिक्चर मैंने इसके अंदर और ऐड कर दी है, नोट्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमने किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इकोनॉमिक सिस्टम हमने कर लिया था। इकोनॉमिक पॉलिसी आपको ध्यान रखनी है कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसकी होती है, बैंक की होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन रेट्स ध्यान रखने हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितना रिवाइज कर सकें उतना रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन इसमें से बनता है। देन हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 किया था। ये ध्यान रखिएगा कि ये कब कब अमेंड किया गया, 1993, 2002 में। तो ये पॉइंट्स कुछ आप बार बार रिवाइज करते रहिए। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम फेरा एंड फेमा। सिलेबस के अंदर आपको फेमा ही देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने इसके अंदर फेरा भी डाल दिया है, इससे आपको थोड़ा सा समझ आसानी से आ जाएगा। डिफरेंस है बिटवीन फेरा एंड फेमा। फेरा जो था वो 1973 का है, फेमा 1999 का है। फेरा आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आप नाम में देखिए रेगुलेशन, ये रेगुलेटर का काम करता है, जबकि जो फेमा है वो फैसिलिटेटर का काम करता है। सो फेमा इज़ लीनियंट वाइल फेरा इज़ स्ट्रिक्ट। तो इसी पॉइंट से आप सभी पॉइंट्स को इजीली ध्यान रख पाएंगे। तो फेरा रेगुलेट करता है फॉरेन ट्रांजैक्शंस को, जबकि फेमा फैसिलिटेट करता है, मींस हेल्प करता है। फैसिलिटेट मींस हेल्प करना। तो फेरा का नेचर कैसा हो गया, फेरा इज़ रेगुलेटरी वाइल फेमा इज़ फैसिलिटेटिव। फेरा के अंदर अगर गलती हो गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो उसके ऊपर पुनिटिव एक्शन लिया जाएगा और कानून के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी, जबकि फेमा के अंदर सिविल लॉ होता है, यानी कि मैनेजमेंट कोशिश करती है कि डिस्प्यूट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। फेरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल लेती है, जबकि फेमा मॉडरेट कंट्रोल करती है। ठीक है, तो सेम पॉइंट्स हैं। फेरा के अंदर पेनल्टीज़ काफ़ी हार्ड हैं, नॉन कॉम्प्लायंस पनिशमेंट मिलती है कि आपने अपना काम पूरा नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, जबकि फेमा के अंदर कोशिश ये रहती है कि काम कंप्लीट हो जाए, कॉम्प्लायंस पे ध्यान दिया जाता है। फेरा रिजिड है, बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, जबकि फेमा फ्लेक्सिबल है और बिजनेस फ्रेंडली है। ये ईडी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, और ये आरबीआई के अंदर आता है विद इन्फोर्समेंट। आरबीआई के अंदर आता है लेकिन ईडी भी इसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फेरा सभी, चाहे कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आप कीजिए, सभी के अंदर आपको हेल्प करेगा, लेकिन फेमा जो है वो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ही हैं जिसके अंदर हेल्प करता है, बाकी सबके लिए आपको फेमा की ज़रूरत नहीं पड़ती। फेरा सभी ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, मीन्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अगर हैं तो उसके खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाता है, जबकि फेमा लिबरलाइज्ड अप्रोच है। फेरा के अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर्स के साथ डील किया जाएगा, जबकि फेमा के अंदर सिविल ऑफेंसेस के साथ डील किया जाता है।
अगेन फेरा के अंदर स्ट्रिक्ट है, फैमा इज सिंप्लीफाइड। फेरा सभी ट्रांजैक्शंस को कवर करता है, ये डिस्टिंक्शन रखता है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या हैं और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या हैं। कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू नेचर मीन्स जैसे कि आपका कैश का इंट्रोडक्शन हो गया स्टार्टिंग में, मेन जो कैपिटल है, जबकि करंट जो है वो जो डे टू डे नेचर की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसको और डिटेल में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे एंड साथ में अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे। फेरा अगर कोई बिजनेस इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है तो फेरा अपने आप को इतना इजीली अडेप्ट नहीं कर पाता, जबकि फैमा अपने आप को इजीली अमेंड कर पाता है। तो बेसिकली क्या है, कंक्लूजन ये है कि फैमा इज़ स्मूथर एंड ये थोड़ा सा हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को कि आप इजीली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वर्क कर सकते हो, यू कैन ईजीली वर्क। जबकि जो फैमा है एंड वो फैमा इज़ फैसिलिटेटर, जबकि जो फेरा है वो रेगुलेटर है। देन आपके टॉपिक में है, आपका जो आप सिलेबस देखेंगे उसके टॉपिक में है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका समाज के प्रति कुछ दायित्व बनता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसी के लिए वो एक रिपोर्ट भी बनाते हैं कि हमने सोसाइटी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या किया, अपने कंपनी के हिसाब से, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, जो भी वो काम करते हैं एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, उसके लिए एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। अब अलग अलग तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए कैसे हेल्प करेंगे कि किस तरीके का आप एनर्जी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आप वेस्ट और एमिशन तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं या फिर नहीं हैं, तो इस तरीके से। देन है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट का मतलब कि क्या आप वहाँ पे चैरिटी के प्रति कुछ पैसा डोनेट कर रहे हैं, वहाँ अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो क्या आप उसके अंदर एंगेज्ड हैं, कोई वहाँ का इवेंट चल रहा है, कोई एक्टिविटी चल रहा है तो आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप सिर्फ कैश में ही नहीं, इन काइंड सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट। बेसिकली कि कोई भी कंपनी है तो वो वहाँ के सोसाइटी के प्रति कुछ काम करेगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएगी। ऐसे ही एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस यानी कि कुछ वैल्यूज से रिलेटेड, जैसे कि आप अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हाई स्टैंडर्ड रखें, वर्कर्स के लिए अच्छी सहूलियत प्रोवाइड करें, सस्टेनेबिलिटी रहे, आप अपने जो भी आपका बिजनेस ऑपरेशंस है उसके बारे में आप पारदर्शिता रखें। सो दिस इज़ ऑल। देन कम्स फिलेंथ्रॉपी। फिलेंथ्रॉपी का मतलब ये होता है कि आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, लेकिन वो उसका जो विजिबल फॉर्म है, जैसे कि आप जो चीज़ दिख सकती है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रॉपी। मीन्स वो फर्म्स जैसे जो मनी डोनेट कर रही हैं, रिसोर्सेज डोनेट कर रही हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ वहाँ के लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, सोशल कॉजेज़ में हेल्प कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ विजिबल फॉर्म, उसको कहते हैं हम फिलेंथ्रॉपी। क्या ध्यान रखना है, हमें इंक्लूजन करना है। इंक्लूजन मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से सभी लोगों को लेना है, ताकि आपका जो वर्कर का जो पार्टिसिपेशन हो उसके अंदर आपको एक वाइडर लेवल पर टैलेंट देखने को मिले, आपको अलग अलग बैकग्राउंड से वर्कर का पार्टिसिपेशन देखने को मिले, ताकि सभी, कोई भी कास्ट हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपको सभी को इंक्लूड करके कोशिश करनी है। सो दिस इज़ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स। अगर HPSC है तो आपका एक पेपर सब्जेक्टिव होगा, उसके अंदर तो ये आपको लिखना होगा। और जो अगर आपका नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, तो बड़े इजी पॉइंट्स हैं, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो इसके बेनिफिट्स हैं। जैसे कोई भी कंपनी होगी तो उसकी रेप्यूटेशन अच्छी होगी, उसकी ब्रांड इमेज इंप्रूव होगी, वर्कर्स वहाँ के मोटिवेटेड रहेंगे, कैपिटल बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स जो होंगे वो आएंगे, रिस्क को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आप नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स चला सकते हैं, कॉम्पिटिटर से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे, आप अच्छे अच्छे टैलेंट को रिक्रूट कर पाएंगे। सो बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं, इसके अंदर कुछ समझाने लायक नहीं है, ईजी हैं ये पॉइंट्स। नेक्स्ट मंथ जिनका एग्ज़ाम है तो उनको ही ध्यान में रख के वीडियोज़ बनाई जा रही हैं ताकि क्विक रिवीजन हो सके। अब हम करेंगे स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अभी मैंने सिलेबस भी इसके अंदर इंक्लूड किया है, अभी वो भी आपको दिखाते हैं। इंटरनेशनल मीन्स सिंपल दैट द ट्रेड विच इज़ गोइंग टू बी हैपन बिटवीन मोर देन 2 कंट्रीज़ और बिटवीन 2 कंट्रीज़, यानी कि आप बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो आपस में बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने वाली हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर सिलेबस इंक्लूड किया है एंड सिलेबस इसके अंदर हमने क्या क्या कर लिया है, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग कर लिया है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कर लिया है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कर ली हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट,
लीगल एनवायरनमेंट कर लिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर लिया है, एंड फैमा कर लिया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लिया है। इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, मोड्स ऑफ एंट्री, ये मैं कल की वीडियो के अंदर अपलोड करूँगी, आप कल की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। फिर इसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह जो भी आएगा, तो 2 या 3 वीडियोज़ ज़रूर आएंगी। कंप्लीट सिलेबस का भी वीडियो नेट जो हमारा चैनल है उस पर अपलोडेड है, आप वो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो स्कोप एंड इंटरनेशनल बिजनेस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हम कल करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। यूजीसी नेट कॉमर्स का 3rd वीडियो है फॉर द बिजनेस एनवायरनमेंट। कल हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे एंड 2 वीडियोस अपलोड की गई हैं रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमने ये फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर अपलोडेड है, जिसके अंदर हमने किया था कि बिज़नेस का मीनिंग क्या है, बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट हमने कवर कर लिया था, मैक्रो एनवायरनमेंट हमने कवर कर लिया था, एंड साथ ही साथ में हमने पॉलिटिकल पैसल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये भी हमने कवर किया था। ये आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हमने कवर किए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद फैमा। कल हमने फैमा एंड फेरा का डिफरेंस किया था वीडियो के अंदर, एंड एक और हमने टॉपिक किया था उसके साथ ही साथ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की जो वीडियो रहेगी वो इसके आगे का टॉपिक है। सिलेबस में एक बार से दोबारा आपको दिखा देती हूँ। आप सिलेबस देखेंगे तो ये आपका बिज़नेस एनवायरनमेंट का सिलेबस है, जिसके अंदर हम ये टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं। यहाँ तक हमारा पूरा कवर है 2 वीडियोस के अंदर। आज हम इंटरनेशनल बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे एंड कोशिश रहेगी कि आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तक मैं कवर कर दूं। एक बात और, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ निकली हैं उसके अंदर आपका जो प्री टेस्ट है वो आपका सेम यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस ही है। आई विल अपलोड द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, बट इट इज़ द सेम। यानी कि अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एचपीएससी का जो तैयारी है वो अपने आप ही हो जाएगी, स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। उसके लिए भी हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम ये करेंगे, इसके बाद अपने कुछ ये टॉपिक्स रह जाएंगे जो कि नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर हम कवर कर लेंगे। कंप्लीट सिलेबस की वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल एंड बिजनेस वेरी सिंपल, कि आप जो बिज़नेस है वो सिर्फ लोकल लेवल पर या नेशनल लेवल पर ना करके आप मल्टीनेशनल कंपनी की तरह, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि आपका जो कॉमर्स है वो क्या है, क्रॉस बॉर्डर। मतलब आप एक सीमा तक सीमित नहीं है, सिर्फ इंडिया के बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यू आर ऑल्सो क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। फिर चाहे गवर्नमेंट बिजनेस करे या फिर कंपनीज करें। तो ये जो गुड्स और सर्विसेज का लेन देन है, एक्सचेंज है इंडिविजुअल्स के बीच में, बिजनेसेस के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, बट एट द लेवल ऑफ मल्टीपल कंट्रीज़, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ एक स्पेसिफिक एंटिटी जैसे कि कोई एमएनसी हो गई, या फिर कोई, जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी हो गई, तो ये सभी जो बिजनेस करते हैं ये मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब ही देखिए, यूट्यूब इज़ नॉट लिमिटेड टू 1 कंट्री, ये सभी कंट्रीज़ के अंदर ईजीली अवेलेबल है। सो इसको भी हम यही बोलेंगे कि ये भी एक इंटरनेशनल मार्केट का ही मार्केट में ही रोल प्ले करता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड का आप थोड़ा सा डायग्राम देख सकते हैं, एंड इस डायग्राम के अंदर यही दिखाया गया है ये कि पूरा ग्लोब जो है वो आपस में इंटीग्रेट किया जा सकता है थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब बड़ा आसान सा होता है, आपने कई बार बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी हम पढ़ ही रहे हैं। तो ट्रेड मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन इसके साथ साथ मनी का भी एक्सचेंज होना ही चाहिए, ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वो सिस्टम या वो नेटवर्क जिसकी वजह से हम ट्रेड कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यूट्यूब चल रहा है, सो दैट इज़ अ इंटरनेशनल मार्केट। जो पहले ट्रेड होता था उसके अंदर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करे जाते थे, तो उसको हम बार्टर कहते थे। लेकिन आज मनी अवेलेबल है, तो आप कोई भी चीज़, गुड्स लेना है आपको, सर्विसेज लेना है, जैसे यूट्यूब क्या है, यूट्यूब इज़ अ सर्विस। सिमिलरली आपको कोई गुड खरीदना है किसी कंट्री से, यू कैन ईजीली परचेज इट, क्योंकि एक इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट हो चुकी है।
नेक्स्ट आपका सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से वहाँ एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, अगर आपके पास कोई गुड्स हैं, कोई सर्विसेज हैं जो आप सेल करना चाहते हैं, सो एक्सपोर्ट देम। दूसरा क्या है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि आप हैंड्स जॉइन कर लीजिए एंड बेसिकली आप अपनी कंपनी की जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो दूसरी कंपनी के साथ शेयर कीजिए। सो दैट इज़ द जॉइंट वेंचर। एंड ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए कोई 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी है, उनका सेम एम है, सेम पर्पस है, सेम बिजनेस है, सो दे कैन कोलैबोरेट। देन कम्स आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी मिलेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में भी मिलेगा, बिजनेस स्टडीज़ में भी मिलेगा। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि अपना काम किसी थर्ड पर्सन को दे देना। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आप अपना काम पूरा इंटरनली ना करके अपना काम आप आउटसाइड सप्लायर्स को दे देते हैं। अब ये आप डोमेस्टिक भी दे सकते हैं एंड किसी फॉरेन कंट्री को भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। सो ये सब तरीके हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के। देन व्हाट इज़ फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग मीन्स जैसे फ्रेंचाइज है, फॉर एग्जांपल हमें किसी प्ले स्कूल का फ्रेंचाइज लेना है तो हम उसका नाम यूज़ करें, उसी के हिसाब से काम करें, दैट इज़ फ्रेंचाइजिंग। सिमिलरली कुछ ऐसे बिजनेस ऑनर्स होते हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है बट सेमी इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी का उन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है बेसिकली दे आर गोइंग टू पे सम फीस एंड सम रॉयल्टी टू देम, और इसके बदले में उन्हें राइट मिलेगी कि हाँ वो उसका ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डीपीएस के बारे में देखिए, अगर आपको डीपीएस की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आप डीपीएस स्कूल खोल लीजिए, आपके स्कूल का नाम भी डीपीएस हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो डीपीएस की जो सोसाइटी है उसको आपको फीस रॉयल्टी पे करना पड़ेगा बिकॉज यू आर यूजिंग दैट ट्रेडमार्क, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग। तो अगर आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा है जिसकी हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो इजीली ले सकते हैं। अब तो काफ़ी सहूलियत हो गई है। देन कम्स टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जिसको आप कुछ देने वाले हैं क्लाइंट को, उसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। सो इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल प्लांट टू द क्लाइंट विदाउट एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंपनी जो होगी वो एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करेगी, उसको बोलेगी कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कीजिए, आप हमारे एम्प्लॉयज़ को समझाइए, टेक्नोलॉजी समझाइए और इस तरीके से दूसरी कंट्री के अंदर आप एक्सपोर्ट करिए गुड्स। So that is turnkey project. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आपका पूरा सिलेबस में भी है। तो एफडीआई मीन्स कि दूसरे कंट्री के कोई भी कंपनी या कोई भी दे कैन ईजीली डायरेक्टली इन्वेस्ट इन आर कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड एफडीआई। तो एफडीआई का मतलब क्या है कि आप इजीली फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट। आप चाहें तो डायरेक्टली और आप चाहें तो इनडायरेक्टली भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू एंटर कर सकते हैं। अभी 100% एफडीआई भी अलाउड है। देन कम्स मर्जर एंड एक्विजिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, मर्जर का मतलब जब भी कोई दो चीज़ आपस में मिले। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो मर्जर। एक्विजिशन जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। तो मर्जर मीन्स जहाँ पे दो या दो से अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ वाली कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपस में मिल जाती हैं, अपने एसेट्स को अपने लाइबिलिटीज़ को मिला लेती हैं, फिर उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, ज़्यादा ग्रोथ होती है, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल हो पाती है, ज़्यादा मार्केट मिल पाती है, दैट इज़ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। फिर वो एक ही एंटिटी कहलाते हैं। ओके, सो दिस इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। देन व्हाट इज़ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब सिंपल है कि आप किसी को लाइसेंस दे रहे हैं कि हाँ आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, परमिशन देना किसी पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू यूज़ द ट्रेडमार्क ऑफ सम, या मैं मान लीजिए कोई ऐसी फ़ोटोज़ यूज़ करना चाहती हूँ अपने इस PDF के अंदर जिसके अंदर कॉपीराइट है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को या तो कुछ पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर मुझे उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हाँ क्या मैं आपका ये जो पिक्चर है वो अपने PDF के अंदर यूज़ कर लूँ, अदरवाइज़ कॉपीराइट्स आ जाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग आप इसको गवर्नमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो, अभी तो पहले बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा लीनियंसी है कि लाइसेंस जो है वो आपको इतनी ज़्यादा मतलब भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मान लीजिए कोई फॉरेन फर्म है और वो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर को बोलती है कि आप हमारे प्रोडक्ट का ये पार्ट बनाइए या हमारा प्रोडक्ट बनाइए, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना कोई गुड्स बनाने के लिए।
देन स्ट्रैटेजिक अलायंस मीन सिंपल, आप स्ट्रैटेजी के तौर पे किसी के साथ अलाई कर रहे हो, किसी के साथ मिक्सअप हो रहे हो। सो यहाँ पे ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें साफ लिखा होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अभी एक है, तो हम अभी आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही इंडिपेंडेंट रहेगा। और मर्ज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपना मार्केट बढ़ाने के लिए। सो दैट इज़ स्ट्रैटेजिक अलायंस। सो दीज वर ये आपके पास 10 डिस्कस किए गए हैं। दीज वर द 10 मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, और ये मोर देन सफिशिएंट है। एज मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा है दैट दीज आर द यूजीसी नेट कॉमर्स अपडेटेड नोट्स, एंड सब कुछ अपडेटेड है। पहले तो मैंने हैंड रिटन ही बनाए थे, लेकिन अब मैंने सोचा थोड़ा हैंड रिटन में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा PDF के फॉर्म में बना दिया गया है। एंड दीज आर टोटली अपडेटेड। चलिए नेक्स्ट है टैरिफ बैरियर्स। बैरियर्स मीन्स रुकावट। सो टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा टैक्स लगा देना जिससे कि फॉर एग्जांपल जैसे पहले ये होता था कि आप दूसरी कंट्री से अगर कुछ भी खरीदोगे तो आप पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था। जैसे मान लीजिए USA से हम इंडिया के अंदर कुछ भी लेकर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लग जाता था। अब वो टैक्स लगाना क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ बैरियर्स। अब वो अलग अलग फॉर्म में लगता है, जैसे कि आपसे कोई ड्यूटी चार्ज कर ली, आपने कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट किए एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए, तो आप पे टैक्स लगा दिया गया। अब उससे क्या होगा, टैक्स लगा देंगे तो गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो वही गुड जो होगा वो हमारी मार्केट के अंदर इतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो लोगों के कॉम्पिटिशन ही नहीं बचेगा, क्योंकि उसको सिर्फ वही लोग खरीदेंगे जिनकी कैपेबिलिटी है, तो कंपटीशन कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो सिमिलरली ये कोशिश की जाती है कि अब टैरिफ बैरियर्स इतने ना लगें। आपको टैरिफ्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ है, जैसे कि सी में, लैंड में, एयर में, आप टैरिफ देखने को मिलेंगे आपको केबल पर, रेडियो पर, टेलीफोन कंपनीज़ में, तो टैरिफ देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ 3 तरीके के टैरिफ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्पेसिफिक टैरिफ है, ओके, देन एड वैलोरम टैरिफ है, ये काफ़ी बार पेपर के अंदर आया भी है, एंड कंपाउंड टैरिफ है। तो स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब कि आपको अगर आप दूसरी कंट्री से इतनी यूनिट्स लेकर आओगे आपको इतनी अमाउंट पे करनी होगी, फिक्स्ड है, सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक टैरिफ। एड वैलोरम मतलब परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे उस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है उसका परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाएगा, जैसे कि 2%, 3%। कंपाउंड टैरिफ का मतलब यहाँ पे आपको दोनों को ऐड करके कंपाउंड टैरिफ लगेगा, यानी कि फिनिश्ड गुड्स पे अलग भी जिसके कंपोनेंट्स जो हैं अलग अलग टैरिफ लग सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई टीवी लेके आती हूँ, अब मैं टीवी के पार्ट्स असेंबल कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो हर किसी पे टैरिफ देना पड़ेगा। वहीं क्या होगा कि अगर मैं पूरा मतलब उसको फिनिश्ड गुड लेकर आऊँगी तो उसके ऊपर इकट्ठे होकर लग जाएगा, दैट इज़ कंपाउंड टैरिफ। तो ये हो गया आपका टैरिफ बैरियर्स। देन कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं नॉन टैरिफ, मींस आपके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे, ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी, बट वैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जैसे कि आप इस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हो, आप इतनी क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते हो, आप जो खरीद रहे हो वो अच्छा गुड नहीं है, आपका क्वालिटी जो कमिटमेंट है वो अच्छा नहीं है, कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं है, तो इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करोगे तभी आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे US गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ये लगाती है कि अगर यहाँ से इंडिया से कुछ भी जाता है तो उसके ऊपर वो नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। सो US गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है, एक लॉ उन्होंने पास किया हुआ है कि US के अंदर सिर्फ वही कैंडी बार सोल्ड होंगे जिनके अंदर एटलीस्ट 50% लोकली प्रोड्यूस्ड शुगर हो। तो यानी कि जिसके पास 50% या तो वो शुगर यूज़ करें, अगर शुगर यूज़ नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया वाले वो कैंडी बार बना रहे हैं एंड वी आर नॉट यूजिंग दैट 50% लोकली प्रोड्यूस शुगर, तो हमारा वो कैंडी बार उस कंट्री में बिकेगा ही नहीं। और WTO भी कहीं ना कहीं इनको हेल्प और सपोर्ट करता है। सो दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर्स। देन एक इसके अंदर होता है कोटाज। कोटाज क्या होते हैं? कोटाज मीन्स सिंपल, जैसे कि आप एजुकेशन में भी देखते हो, सीट्स में भी देखते हो कि इनका कोटा है। कोटा मीन्स कि आपने लिमिट लगा दी, आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये चीज़ तो पर्टिकुलरली इनके लिए ही है। सो कोटाज का मतलब भी रेस्ट्रिक्शंस होता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा देना कि आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी या फिर नहीं खरीद सकते इतने पीरियड ऑफ टाइम में। एम यही रहता है कि जो कॉम्पिटिटिव, दिस इज़ टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स इन लोकल मार्केट्स। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है जिस कंट्री से जो आ रहा है आप खरीदो खरीदो खरीदो, तो क्या होगा, लोकल मार्केट्स बिल्कुल ही ठप हो जाएंगी।
ठीक है। सो सिमिलरली जैसे आप देखो यूएस ने ये लगाया हुआ है कि आप कैंडी बार्स जापान से 1 लाख से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। सो दिस इज़ कॉल्ड कोटाज। कोटाज नंबर्स में लगाया जाएगा कि आप इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स आप इस क्वालिटी का होना चाहिए तब प्रोडक्ट आएगा। सो दिस वॉज द टॉपिक। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने किया है इंटरनेशनल बिजनेस के मोड्स ऑफ एंट्री, देन हमने किए हैं बैरियर्स। ओके, बैरियर्स किए हैं टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। अब देखिए एक्सचेंज रेट का मतलब सिंपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो पेमेंट है वो डॉलर्स में आएगा और मुझे जो अमाउंट मिलेगी वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। लेकिन कितना डॉलर कितने कैश के बराबर होगा, कितने रुपये के बराबर होगा, दैट इज एक्सचेंज रेट। यानी कि एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी में क्या है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। ओके, तो एक तो इसके अंदर डोमेस्टिक करेंसी हो गई, रुपी हो गई, एक फॉरेन करेंसी हो गई, डॉलर्स हो गए। तो अब जब आप इसको चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल $1 इक्वल्स टू आई थिंक 84 रुपीज़ कुछ अभी चल रहा है शायद। सो दैट इज़ एक्सचेंज रेट, आई थिंक 80 से 84 के बीच में है। सो ये रुपी है एंड ये आई थिंक पाउंड है और ये आपका शायद डॉलर्स है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। सो ये एक्सचेंज रेट हो गया। देन कम्स लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। लाइसेंसिंग का मतलब देखो, एक होता है लाइसेंसर, एक होता है लाइसेंसी। जो लाइसेंस देता है दैट इज़ लाइसेंसर और जो लाइसेंस लेता है दैट इज़ लाइसेंसी। अब लाइसेंसर देने वाला कौन होता है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी का ब्रांड नेम यूज़ करना है, कोई ट्रेडमार्क यूज़ करना है, कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, सो आई नीड अ लाइसेंस टू यूज़ दैट। तो फिर मेरा क्या होगा, उस पर्सन के साथ या उस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। चलिए, तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो कवर हो जाता है। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन बहुत जल्दी से बता देती हूँ, लेकिन इसको हम कल स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छा डिटेल में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपल, 12th की इकोनॉमिक्स में इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। कल इसको हम शुरू करेंगे, जो कि कल 4th वीडियो होगी। 2 और वीडियोज़ के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर 5 वीडियोज़ मर्ज करके मैं एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। जिसका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, अच्छी बात है, अदरवाइज दिसंबर के लिए तो आपको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो थैंक यू। Hello everyone. So 3 topics which we are going to do in this video, and this is the last video for the unit number 1, that is business environment and international business. So GATT, TRIPS and TRIMS. So what is GATT? Actually we don't have to confuse it with the GATT which was formulated in 1947, but it is the GATT 1994 जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी एंड सभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे उन सब के लिए बाइंडिंग थी, मीन्स दे हैव टू फॉलो इट कंपल्सरीली। एंड GATT 1994 इज ओनली कंसर्न विद ट्रेड इन गुड्स। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो भी गुड्स के अंदर ट्रेड होगी वो टैरिफ्स के रिडक्शन के साथ सभी ट्रेड बैरियर्स को हटाकर, सभी डिस्क्रिमिनेशन को हटाकर होगी। सो दिस वॉज GATT। देन व्हाट इज ट्रिप्स? दैट इज ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मीन्स जो भी आप अपने दिमाग से कोई चीज़ करते हैं उसके लिए भी आपको राइट्स मिलती हैं। तो WTO सिस्टम के अंदर जो ट्रिप्स है वो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स देता है कि अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्मुलेट की है सो दे विल प्रोटेक्ट यू। एंड इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस भी हैं जिसके अंदर डोमेस्टिक प्रोसेसेस एंड लीगल ऑप्शंस हैं कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेटेंट है, फॉर एग्जांपल कोविड की जो दवाई थी उसका पेटेंट था, कॉपीराइट्स होती हैं, जैसे कि किसी के नोट्स हैं तो उसकी कॉपीराइट्स होती हैं, GI टैग्स होते हैं जैसे अलग अलग कॉफ़ी के लिए, राइस के लिए, तो इन सब के लिए कुछ 8 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो कि ट्रिप्स के अंदर कवर की जाती हैं। देन व्हाट इज ट्रिम्स? सो ये है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन से लॉज अप्लाई होंगे। सो सिंपल, ये वो रेगुलेशंस बताता है कि अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर कुछ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सो उस कंट्री के डोमेस्टिक लॉज जो होंगे वो अप्लाई होंगे उस फॉरेन इन्वेस्टर पर। एंड WTO का हर एक मेंबर इससे क्या होगा, बाउंड होगा। So this video is complete and we have covered fully the business environment and international business.
अब आपको इसके साथ क्या प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्रिपेयर MCQs एंड MCQs से भी पहले आप PYQs प्रिपेयर करिए। PYQs से ही आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। सो प्रिपेयर द PYQs एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे आप, एंड शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। नाउ दिस इज़ द 4th वीडियो एंड हमने कहाँ तक कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमने कवर कर ली हैं, फैमा हमने कवर कर लिया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन कवर्ड। देन वी कवर्ड इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑल्सो द tariff barriers and the non-tariff barriers. 3 videos are already uploaded on the channel. Now today we will do FDI and फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स के साथ पढ़ेंगे, एंड साइड बाय साइड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। आशियान सार्क एंड नाफ्टा की जो वीडियोस हैं IMF वर्ल्ड बैंक की, ये चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, बट स्टिल आई विल रिवाइज इट एंड स्टिल आई विल अपलोड द अनदर वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कंप्लीट सिलेबस का भी वीडियो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये ध्यान रखिए, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका सेम सिलेबस है जो कि आपके UGC नेट कॉमर्स का है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल बिजनेस। उससे पहले इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होती है? तो लिक्विडिटी मीन्स सिंपल कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ एसेट्स होंगे, कुछ फिक्स्ड एसेट्स होंगे, कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जो कि इजीली कन्वर्टेबल हैं इनटू कैश, उन्हें ही हम कहते हैं कि हाँ उन एसेट्स की लिक्विडिटी ज़्यादा है। सो विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, दोज हैव द हाई लिक्विडिटी, एंड विच हैव लोअर पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश, या जिनको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है तो उनकी लिक्विडिटी कम होती है। सो इंटरनेशनल लिक्विडिटी मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी किसी कंट्री से कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं और आपको अब उनको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए जो आपको ईजिली अवेलेबल होंगे रिजर्व्स, चाहे फिर वो गोल्ड फॉर्म में हो या फिर चाहे करेंसीज के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, बट विच आर फ्रीली यूजेबल इंटरनेशनली, दोज आर कॉल्ड इंटरनेशनल, और दोज आर हैविंग इंटरनेशनल लिक्विडिटी, जैसे कि डॉलर्स एंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल लिक्विडिटी। टॉपिक में आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लिक्विडिटी मीन्स वो सभी रिजर्व जो कि अवेलेबल हैं मॉनेटरी अथॉरिटीज़ को, अलग अलग कंट्रीज़ को, ताकि अगर आपको इंटरनेशनली कुछ भी डिसबर्समेंट करनी है, कुछ भी पेमेंट करनी है, यू कैन ईजिली डू इट। देन व्हाट आर फॉरेक्स रिजर्व्स? जैसे फॉर एग्जांपल अपनी कंट्री के अंदर जो 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुई थी, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स जो थे वो 1 हफ्ते के ही रह गए थे। तो फॉरेक्स रिजर्व्स मीन्स हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास कितने रिजर्व एसेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, जैसे फॉरेन करेंसी एसेट्स हो सकते हैं, गोल्ड रिजर्व्स हो सकते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली द फॉरेक्स रिजर्व्स। नाउ ये कंट्री के अंदर ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अवेलेबल होगा तभी आप इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे से काम कर पाएंगे। Then what is foreign direct investment? So foreign direct investment means आप किसी भी कंट्री के अंदर डायरेक्टली वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें और उसके थ्रू अर्निंग कर सकें, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मीन्स आप किसी कहीं पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसकी ओनरशिप आपको मिल जाती है, और वो सिर्फ नेशनल बाउंड्री के अंदर नहीं, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, मतलब एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे एक कंट्री के अंदर फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन इंडिया एंड यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अमेरिका, तो अगर आप वहाँ पे एसेट एक्वायर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, इट मीन्स FDI इज अवेलेबल। नाउ FDI की जो परमिशन है वो सभी सेक्टर्स के अंदर बराबर नहीं है। कुछ सेक्टर्स के अंदर आप 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ के अंदर 26% है, कुछ के अंदर 49 है, सम आर हैविंग 51%, एंड देयर आर सम सेक्टर्स ऑल्सो वेयर द FDI इज टोटली प्रोहिबिटेड। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, चिट फंड, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ के अंदर FDI बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड भी है। तो जो भी आपके एक्सट्रीम क्वेश्चंस आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहां बोला जाए ऑल आर मीन्स सभी के अंदर अलाउड है FDI, या नन ऑफ द अबव, या जो ये इस तरीके के जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ये मोस्टली रॉन्ग ही होते हैं। तो आपको MCQ ज़रूर लगाने हैं, MCQ से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा।
देन इनवर्ड एफडीआई मीन्स हमारी कंट्री के एसेट्स पे कोई अगर कंट्रोल करता है, देन दैट इज इनवर्ड एफडीआई। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय फॉरेन फर्म्स, जैसे इंडिया के अंदर डायरेक्टली सुजुकी, होंडा, दीज आर द एग्जांपल्स, सो दिस इज इनवर्ड एफडीआई। जब हमारी कंट्री के फर्म्स कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट इज आउटवर्ड एफडीआई। देन व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या है? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज एक ही प्रोडक्शन जैसा काम अलग अलग कंट्रीज़ में कर रही होती हैं, जैसे कि कोडेक है, एलजी है, सैमसंग है। सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एफडीआई, कि जब कोई भी फॉरेन फर्म एक ही प्रोडक्शन एक्टिविटी अलग अलग होम कंट्रीज़ में कर रही होती है, मीन्स अपनी होम कंट्री के अलावा अलग अलग कंट्रीज़ में कर रही होती है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल एफडीआई। देन व्हाट इज वर्टिकल एफडीआई? वर्टिकल एफडीआई के अंदर क्या होगा कि आपको फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन करनी है, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड यू नीड टू हैव सम रॉ मटेरियल्स, और आपने वो रॉ मटेरियल्स जो हैं वो एक्वायर किए। सो वर्टिकल का मतलब ये है कि एक कंट्री के अंदर एक काम होगा, दूसरी कंट्री के अंदर दूसरा काम होगा, दैट इज वर्टिकल एफडीआई। देन बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई क्या है? ये वैसे इतना डिटेल में नहीं आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा नॉलेज तो होनी चाहिए। एंड फॉर बैकवर्ड देयर आर टू टाइप्स एक्चुअली, देयर इज बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई एंड देयर इज फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। तो यहाँ पे क्या है, देखिए फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि आप आगे कोई काम करें, यानी कि आपने अपने कुछ गुड्स बनाए एंड आप उसको आगे सेल करें, दैट इज फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। तो आप कुछ ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जिससे आपका जो गुड्स है वो आगे सेल आउट हो, दैट इज फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। वहीं बैकवर्ड क्या है, यहाँ पे फॉरेन फर्म यहाँ पर आकर क्या करेंगी, हमारी कंट्री में आकर एंटर करेंगी, जैसे हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल लिया और फिर वहाँ पर अपनी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की, सो दैट इज़ बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और मतलब एक बार आप एग्जांपल भी वैसे गिवन है, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, टिन, बॉक्साइट, सो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा कॉमन होते थे एंड अभी भी चलते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है। देन कम्स कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। तो कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना जिसका एम ये है कि आप उस कंट्री में जाके गुड्स बनाएंगे नहीं, एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन द होम कंट्री। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपने इंडिया के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोड्यूस नहीं होती और यहाँ पे आके कोई फॉरेन कंट्री उसको प्रोड्यूस करने लगे, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। देन व्हाट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि आप इंस्टीट्यूशन एक कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, देयर इज़ अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्टर है या कोई इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि एक कंट्री में रजिस्टर्ड है जहां वो इन्वेस्टमेंट करती है, एंड नाउ वो जो इन्वेस्टर्स हैं नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज, जैसे कि कुछ फंड्स के अंदर, कुछ पेंशन फंड्स के अंदर, कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स या फिर ऑफशोर डेरिवेटिव्स। नाउ ये इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो बेसिकली वो कंपनीज जो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं, दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। व्हाट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल न्यू, इट इज़ टोटली न्यू फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करना, दैट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है और वो इंडिया के अंदर कोई न्यू प्रोजेक्ट लगाती है, दैट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। देन व्हाट इज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि वो कंट्री यहाँ पर आकर कोई भी कंपनी अपनी कंट्री में आके कुछ नया नहीं स्टार्ट करेगी, बल्कि जो ऑलरेडी है उसी को ही एक्वायर करेगी, दैट इज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बिजनेस दे सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री, दे डिसाइड टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्री। नाउ व्हाट इज एफडीआई पॉलिसी इन इंडिया? सो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि एफडीआई का काम देखता है एंड इसी को अलाउड है कि मेंटेन करना, मैनेज करना कि क्या इनवर्ड एफडीआई हो रही है, क्या आउटवर्ड एफडीआई हो रही है, एंड उसको डेली बेसिस के अंदर रिव्यू करते रहना, उसको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना। ये किसका काम है? ये आपका काम है DIPP का, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट ने अब एफडीआई काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर सुधार भी किया है, कुछ के अंदर 100% भी अलाउड है। नाउ द फाइनेंशियल अकाउंट, ये हम पहले थोड़ा सा वो पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उसके बाद ये करेंगे।
सो नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका न्यू टॉपिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट के अंदर ही है। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा एक चैप्टर होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स आप कुछ किसी कंट्री से कुछ खरीदते हैं, किसी को कुछ बेचते हैं, मतलब बेसिकली यू डू एक्सपोर्ट्स एंड यू डू इम्पोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली आप पेमेंट करते भी हैं और पेमेंट रिसीव भी करते हैं ना। उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि कितना आपने एक्सपोर्ट किया उसका इकोनॉमिक वैल्यू, कितना आपने इंपोर्ट किया उसका इकोनॉमिक वैल्यू, एंड जो डिफरेंस है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि आपको बता रही है कि आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की हैं एक कंट्री ने विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। अब इसके अंदर ट्रांजेक्शन कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, कोई गवर्नमेंट भी कर सकती है। सो दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। Now balance of payment should be zero. Now should be zero, how it should be zero? लेकिन ये सभी केसेस में तो नहीं हो सकता। कभी कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस भी होता है, कभी कभी डेफिसिट भी होता है। सरप्लस कब होगा? जब आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से, और डेफिसिट कब होगा? जब आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से। अगर सरप्लस है तो अच्छी बात है, यानी कि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, और डेफिसिट है इसका मतलब आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। ओके, नाउ अलग अलग इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये आपका 12th की इकोनॉमिक्स के अंदर भी चैप्टर है, आप उसके अंदर से भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आप ये वीडियो सुनकर क्वेश्चंस भी लगाएंगे तो भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट के अंदर बेसिकली फंड्स का क्या फ्लो हुआ है ऑफ फ्रॉम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज करंट अकाउंट। नाउ इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपने कोई गुड्स बने बनाए गुड्स खरीदे, कोई रॉ मटेरियल खरीदा, आपने टूरिज्म से कुछ पैसा कमाया, ट्रांसपोर्टेशन से कुछ पैसा कमाया, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट से रॉयल्टीज ली, सो दैट इज ऑल करंट अकाउंट। तो वो सब करंट अकाउंट के अंदर आता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड। लेकिन अगर कुछ भी जैसे फाइनेंशियल फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम होती है तो करंट अकाउंट इज लाइक अ फैक्टर इनकम। लेकिन अगर आपने सिर्फ क्या किया है, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे आपने ऑनरशिप चेंज हुई है बट कुछ प्रोडक्शन नहीं हो पाया, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आती हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आती हैं, जैसे कि आपने कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स, लैंड वगैरह खरीदा है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को ट्रांसफर, सेल और परचेज किया है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। वट इज़ फाइनेंशियल अकाउंट? फाइनेंशियल अकाउंट मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी बिजनेस में, रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में, गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स में, जैसे कि गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि IMF के होते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड है उन सब एसेट्स का जो कि फॉरेन नेशनल्स के हो सकते हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर द कॉम्पोनेंट्स। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो फिर हमें LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑल्सो। तो इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि आपके रिलेशंस कैसे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपकी कंट्री की करेंसी की ज़्यादा डिमांड है या फिर दूसरी कंट्री की। सो ये आपकी पोजीशन बताता है इन द इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ। एंड जब आप वो पढ़ते हैं तभी आपको कमियां पता चलती हैं और तभी आप अप्रोप्रिएट मेजर्स भी ले सकते हैं। तो ये हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट तक कवर कर लिया। 2 वीडियोस और आएंगी, फिर उसके बाद सभी वीडियोस मर्ज करके एक पूरी यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट की भी बना दी जाएगी। होप ये आपको हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट मंथ एग्जाम में भी, एंड जो भी अब नेक्स्ट जो नेट का एग्ज़ाम आएगा एंड HPSC का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग इन एवरी वीडियो, आप क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए, क्योंकि देखिए मैंने खुद ये एग्ज़ाम जो है वो 5 मंथ्स में क्रैक किया था। उसका रीज़न यही था कि मैंने जस्ट सिंपल रीड किया एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आप क्वेश्चंस जितना ज़्यादा लगाएंगे, चाहे गलत भी हो रहे हैं तो आप उसको सीख लीजिए, एंड ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से नहीं काम होगा, आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो उससे आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे एंड डू फॉलो द चैनल। ओके, थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से। सिलेबस मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने कहाँ तक कवर कर लिया है। ये आपका सिलेबस है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की फर्स्ट यूनिट हम कवर कर रहे हैं फॉर द UGC नेट कॉमर्स एंड ऑल्सो फॉर द HPSC प्रोफेसर एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। इसके अंदर हम कवर कर चुके हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, CSR, international business, consumer protection act, all these topics have been covered. International trade, foreign trade policy,
Then we have also covered in yesterday's video about the FDI and balance of payments. आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से एंड यूरोपियन यूनियन तक कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ में आसियान सार्क के नाफ्टा भी अगर हो जाएगा तो ज़रूर कराएंगे, बट वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे। नाउ व्हाट इज रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मीन्स मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज इंडिया, देन यहाँ पर अपने पास जो भी आसपास की कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो इन सब कंट्रीज को आपस में इंटीग्रेट करना इकोनॉमिकली तरीके से, यानी कि वो आपस में लेन देन कर सकें गुड्स का एंड कोई ज़्यादा टैरिफ्स ना हो, कोई ज़्यादा रुकावटें ना हो, दैट इज़ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो यानी कि कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट बनाना कंट्रीज के बीच में या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में, ताकि कोई टैरिफ बैरियर अगर है, कोई नॉन टैरिफ बैरियर अगर है तो वो हट जाए और इजीली गुड्स, सर्विसेज या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनका जो फ्लो है वो इजीली हो सके, दैट इज कॉल्ड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सिलेबस मैंने अभी आपको दिखा ही दिया है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस है एचपीएससी के प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी। आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं एंड जिसका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है उसको ऑल द बेस्ट, एंड बाकी जिसका एग्ज़ाम दिसंबर के लिए फॉर्म फिल किए जाएंगे तो उसके लिए आप पूरी तैयारी अच्छे से करिए। देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यही मतलब है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का कि इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज़ का भी इंटीग्रेशन हो सके इकोनॉमिकली, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज एंड सेल से। सो इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? देखिए नोट्स जिन्होंने लिए हैं हमने इसलिए स्पेस छोड़ा है ताकि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, आप क्वेश्चन आंसर्स अगर करते हैं, मीन्स आप एमसीक्यूज लगाते हैं और आपको कुछ नोट डाउन करना है, तो आप इस स्पेस के अंदर उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। दैट्स वाई वी लेफ्ट द स्पेस। इसके अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम इतना सारे स्पेस ब्लैंक क्यों है? क्योंकि आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको हो सकता है कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले जो आप याद रखना चाहें, तो आप 2 जगह इसको या 2-3 जगह ना बनाएं नोटबुक्स या फिर जो भी आपके नोट्स हैं, तो इसीलिए स्पेस छोड़ दिया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। सो व्हाट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? मीन्स यूनिफिकेशन करना अलग अलग स्टेट्स के बीच में, अलग अलग कंट्रीज के बीच में, एंड बाय रिमूविंग द टैरिफ्स, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। Then what is trade agreement? Trade means simple buying and selling of goods and services. उसका agreement बना देना is trade agreement. Okay? सो ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट मीन्स ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी पैक्ट 2 या 2 से ज़्यादा नेशंस के बीच में कि वो किस तरीके से एक साथ मिलकर काम करेंगे कि सभी को फ़ायदा हो सके। म्यूचुअल का मतलब यही होता है कि सामने वाली कंट्री को भी फ़ायदा हो एंड अपनी कंट्री को भी फ़ायदा हो। अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड है सो दैट इज़ कॉल्ड बायलैटरल ट्रेड, और अगर 2 कंट्रीज से ज़्यादा के बीच में ट्रेड है देन दैट इज़ कॉल्ड मल्टीलेटरल ट्रेड। Now there are different levels of economic integration, जैसे कि अलग अलग लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का एग्जाम करते हैं तो पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। सिमिलरली अगर आप किसी कंट्री के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। अलग अलग लेवल्स जैसे कि इकोनॉमिक मार्केट, कॉमन मार्केट, इसके आगे स्पेस छोड़ दिया गया है, ठीक है। ये अभी चेंजेस मैंने किए हैं ताकि अगर आप कुछ भी एडिशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कस्टम्स यूनियन, CECA, FTA, देन आपका है PTA। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल मतलब सिंपल, जिस कंट्री को आप प्रेफर करते हो दैट इज प्रेफरेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर कोई बच्चा जाता है एंड वो पसंद करता है फर्स्ट सीट पे बैठना, सो दैट इज हिज और हर प्रेफरेंस। सिमिलरली जिसके साथ आप ट्रेड करना चाहते हो, जिसको आप प्रेफर करते हो या जिन चीज़ों को आप प्रेफर करते हो दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो इस तरीके का ब्लॉक, इस तरीके का इंटीग्रेशन जो कि आपको प्रेफरेंशियल एक्सेस देता है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको लेने हैं, दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ उसके लिए टैरिफ्स कम किए जाएंगे बट नॉट बाय अबॉलिशिंग देम कंप्लीटली नहीं अबॉलिश करके, बल्कि कुछ लेवल पे अबॉलिश करके। सो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट फर्स्ट स्टेज है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। Then what is free trade agreement? Free trade agreement means again आप कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं विदाउट एनी टैरिफ्स और विदाउट एनी नॉन टैरिफ्स। सो फ्री ट्रेड मीन्स जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती हैं कि ना ही कोई टैरिफ होगा, ना ही कोई इम्पोर्ट कोटाज होंगे, ना ही कोई प्रेफरेंसेस होंगे।
ठीक है, दैट इज फॉर एग्जांपल आशियान एफटीए, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उन कंट्रीज का और ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज ने स्टार्ट किया था, ये आपके सिलेबस में भी है। एंड दे स्टार्टेड कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं लगाएंगे। देन कम CECA, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम CECA करेंगे एंड देन वी विल डू CEPA। तो ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। देन CEPA भी है साथ में, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नाउ जब दो कंट्रीज FTA से थोड़ा ऊपर चली जाती हैं, थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करती हैं, कोशिश करती हैं कि एक दूसरे कंट्री के अंदर ह्यूमन भी अट्रैक्टेड हो, कैपिटल भी मतलब पैसा भी अट्रैक्टेड हो, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो उससे CECA और CEPA को मीन्स मिलता है। CECA और CEPA CECA पहले आता है जहाँ पे टैरिफ्स बिल्कुल नहीं होते, एंड CEPA ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स भी के अंदर आता है। तो CEPA का थोड़ा सा ज्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और ये क्या है, दिस इज बेसिकली एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू कॉपरेशन। देन कम्स व्हाट इज कस्टम यूनियन। तो यूनियन मीन सिंपल, जहाँ पे फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज के अंदर यूनियंस होती हैं कि जहाँ पे लेबर्स की बात जो है वो मैनेजमेंट के सामने रखी जा सके। सिमिलरली कस्टम यूनियन भी होती है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, कि गल्फ कंट्रीज की अगर कुछ बात कहनी है, कुछ उनके हित में कोई बात होनी है, तो ये काउंसिल है जहाँ पे अपनी बात रखी जा सकती है। तो कस्टम यूनियन भी एक तरीके का एग्रीमेंट है जहाँ पे फ्री ट्रेड है, और दे हैव टू अडॉप्ट कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल ये कंट्री जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारे इनके जो ऑयल के प्राइजेस हैं वो बाकियों के कंपैरिजन में क्या रहें, मतलब हाई रहें या लो रहें। कोशिश इनकी यही रहती है हाई रहे, तो उसके लिए इनको ये बहुत जरूरी है कि यूनियन बनाकर चलें, ताकि कोई भी इनकी कंट्री का कोई भी इनकी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कुछ भी मीन्स पार्टनरशिप ना कर ले या एग्रीमेंट ना कर ले। तो एक तरीके से गल्फ कंट्रीज का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आप दूसरी कंट्री को अलाउ नहीं करेंगे कि वो ये वाला ऑयल वहां सेल कर दे या ये वाला ऑयल इस प्राइस में अवेलेबल है। दैट इज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। सो दैट इज द कस्टम यूनियन, जहाँ पे आप मिलजुल कर एक यूनियन बना लेते हैं, जहाँ पे आप कॉम्पिटिटर्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट मीन्स जहाँ पे सब कुछ सेम है, कॉमन पॉलिसीज हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड फ्री मूवमेंट है, कैपिटल का भी, सर्विसेज का भी और लेबर का भी। So this was the regional economic integration, and now there are the topics. For example, there is European Union, then there is ASEAN, then there is SAARC, and then there is NAFTA. वीडियो जो है इनके ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग ऑल द टॉपिक्स, ताकि हमारा पूरा एक जो नया सेशन है, जो नए तरीके से है, वो सब कुछ अवेलेबल हो जाए। क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, MCQs, क्योंकि ये वीडियोस अब कंप्लीट होने वाली हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, एंड देन वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आप इसके क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करिए, एंड देखिए बेस्ट है कि आप PYQs प्रैक्टिस करिए। PYQs सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे आपके लिए सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं यूरोप इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन बेसिकली जो इंग्लैंड वाला एरिया है उसके आसपास के कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने आपस में मिलकर एक ट्रेड ब्लॉक बनाया हुआ है। उनकी कॉमन मार्केट है, कस्टम यूनियन सब सेम है, एंड कॉमन पॉलिसीज हैं। वहाँ पे इजीली गुड्स, सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सब वो आपस में शेयर करते हैं, एंड विदाउट एनी टैरिफ्स एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक यूनियन। एंड इससे आपको ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रेग्जिट भी याद होगा कि ब्रिटेन ने उससे एग्जिट कर लिया है। नाउ ब्रिटेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। सो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, जब भी कोई उनकी एक ही करेंसी है, दैट इज यूरो, एंड किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, दैट इज आर्टिकल नंबर 50 ऑफ ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, दैट इज इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, कि वो मॉनेटरी भी यूनाइटेड है। नाउ ब्रेग्जिट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, एंड करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ यूरोपियन यूनियन की कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, जैसे कि यहाँ वहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट मिलेगा, यूरोपियन काउंसिल मिलेगी, यूरोपियन कमीशन मिलेगा। इन सब के अलग अलग वर्क होते हैं। देयर इज अ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, देयर इज कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, देयर इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक, देयर इज यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। नाउ व्हाट इज यूरोपियन पार्लियामेंट। तो बेसिकली इसकी 3 लेजिस्लेटिव शाखाएं हैं,
एंड इसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 705 मेंबर्स हैं। इतना डिटेल में यूजीसी नेट में नहीं आएगा। यूरोपियन काउंसिल क्या है? यूरोपियन काउंसिल इज बेसिकली यहाँ पे इलेक्टेड लोग होते हैं एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलती है कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट डिसीजंस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जा सकते हैं। 1975 में बनी थी, लेकिन जैसे ही ट्रीटी ऑफ लिस्बन आया उससे ये फॉर्मलाइज्ड भी हो गई। जैसे यूरोपियन काउंसिल लेजिस्लेटिव है, ऐसे ही यूरोपियन कमीशन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, जिसकी पॉलिटिकल होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। सो दिस इज एग्जीक्यूटिव। इसका काम है यूरोपियन यूनियन के जो भी काम है उनको डे टू डे चेक करना। इसको गार्जियन कहा जाता है एंड इनके पास भी लेजिस्लेटिव पावर्स है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर वो चाहते हैं कि हम कुछ डिबेट करें, सो दे कैन प्रपोज सम लॉज आल्सो। देन व्हाट इज काउंसिल? काउंसिल मीन्स हर मेंबर स्टेट से कुछ मिनिस्टर्स आएंगे एंड कुछ फॉरेन एंड सिक्योरिटीज पॉलिसीज के बारे में वो लोग डिस्कशन करेंगे। यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी के बारे में जाने तो ये देखिए चेंज होता रहता है, क्योंकि आप देखोगे तो 2020 फिर 2010 का डाटा है, तो ये बिल्कुल ही मतलब कितना जीडीपी है ये इतना कुछ खास नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए यूरोपियन यूनियन का रिप्रेजेंटेशन है डब्ल्यूटीओ में भी एंड 19 मेंबर स्टेट्स यूरोजोन का पार्ट है। यूरो इनकी कॉमन करेंसी है, वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है क्योंकि उससे पहले डॉलर आ जाता है एंड यूरो जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी भी है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इकोनॉमी से रिलेटेड। सो दिस वाज अबाउट यूरोपियन यूनियन। आसियान, सार्क एंड नाफ्टा भी हम अभी करते हैं। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड खास करके जिस एग्ज़ाम की आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, दैट इज़ फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड ऑल्सो फॉर एचपीएससी। यूजीसी नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है वही आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है सेम ही सिलेबस है। तो आसियान हम पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट की काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो एंड ये मैंने थोड़ा सा नए तरीके से पीपीटीज बनाई हैं। होपफुली आपको ये पसंद आएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आसियान क्या है? आसियान का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो बहुत आसान है। दैट इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी कि इंडिया के साइड में राइट हैंड साइड से म्यांमार शुरू होता है और एशिया पैसिफिक वाले जितने भी ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट हैं। यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं, ब्रूनेई। मैं इसको थोड़ा सा यस नाउ सी, ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसकी जो फाउंडिंग कंट्रीज थी वो भी याद करने की एक ट्रिक है, दैट इज मिस पीटी। ये वो 5 कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे पहले आसियान के बारे में सोचा था, उसके लिए कदम उठाया था। M फॉर मलेशिया, I फॉर इंडोनेशिया, S फॉर सिंगापुर, P फॉर फिलीपींस एंड T फॉर थाईलैंड। बाकी कंट्रीज ने बाद में ज्वाइन किया। 1967 में ये बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया। मेन रोल क्या है? मेन रोल यही है कि जो साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं वो आपस में ग्रो करें, उनका सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हो एंड साथ ही साथ में पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहे। सो यही इनका मेन एम भी है। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ आसियान एंड ये फर्स्ट स्लाइड है। नोट्स के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा तो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड पीपीटीज़ के बारे में भी बताइएगा कि पीपीटीज़ आपको कैसी लगी हैं। मैंने एक सार्क की और बनाई है, वो थोड़ा वाइट बैकग्राउंड रखा है, इसका थोड़ा रेड बैकग्राउंड है। पहले वो वीडियो भी अपलोड करेंगे, फिर आप दोनों को कंपैरिजन करके बताइएगा कौन सी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट जब भी हम WTO, गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि जो आपको पसंद आए वही हम आगे रखें। चलिए तो हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ आसियान के बारे में जानते हैं। 1967 बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर 5 कंट्रीज मिस पीटी डिसाइड करते हैं कि हम आसियान को फाउंड करेंगे एंड वो फाउंड कर भी लेते हैं। 1984 में ब्रूनेई का भी मन करता है कि मैं भी इसको ज्वाइन कर लूं और वो 6th मेंबर स्टेट इसका बन जाता है। 1995 में वियतनाम भी ज्वाइन करना चाहता होता है तो वियतनाम भी इसको ज्वाइन कर लेता है। 1997 में लाओस एंड म्यांमार इसको ज्वाइन करते हैं
एंड 1999 में कंबोडिया इसे ज्वाइन करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है 1984 से बाकी 5 कंट्रीज का जुड़ना, और अगले 15 सालों के अंदर 1999 तक सभी कंट्रीज इसको ज्वाइन कर लेती हैं। ध्यान रखिएगा, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान। हाँ, इंडिया और आसियान का रिलेशन है, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, बट इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान। तो आसियान मेंबर कंट्रीज एंड देयर इकोनॉमीज, कैसी है उनकी इकोनॉमीज? ऑब्वियसली काफ़ी कंट्रीज तो डेवलपिंग ही हैं, सो अलग अलग तरीके की आपको इकोनॉमीज देखने को मिलेंगी, अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इकोनॉमीज के अंदर। जैसे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, ब्रुनेई, वहीं कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि कंबोडिया एंड म्यांमार। नाउ इसी से चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है, तो उसी के बेसिस पे दे ट्राई टू कोऑपरेट एंड इंटीग्रेट। Then what about GDP and trade? They have the GDP over $3 trillion and they are among the third largest economy in Asia after China and Japan. तो काफ़ी important role play करते हैं global trade के अंदर। Trade value over $2.8 trillion से ज़्यादा थी in 2021। नाउ व्हाट आर द की इंडस्ट्रीज, कहाँ कहाँ ये इन्वॉल्व रहते हैं, किन किन सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं? सो मैन्युफैक्चरिंग हो या एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो या डिजिटल इकोनॉमी हो, ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हों, सभी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं ऑलमोस्ट। Now, what is ASEAN Economic Integration and Trade Agreements? Now, this is important. ASEAN Free Trade Area, that is AFTA. NAFTA भी हम करेंगे, that is वो भी आपका आएगा नॉर्थ अमेरिकन वाला। Now, this is AFTA, that is ASEAN Free Trade एरिया। 1992 में ये बना था। मेन एम यही था कि जितनी भी आसियान मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड हो सके, कोई टैरिफ्स या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स ना हो। देन आई आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, 2015 में इसको लॉन्च किया गया। नाउ बिकॉज द वर्ड इज इकोनॉमिक, सो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि एक ही मार्केट हो, फ्री फ्लो हो सके गुड्स सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, लेबर का। सो दैट इज आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। व्हाट इज RCEP? वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। 2020 के अंदर इसको साइन किया गया। एंड RCEP मतलब फ्री ट्रेड होगी इन कंट्रीज के बीच में, जिसके अंदर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड भी इंक्लूडेड है। एंड इंडिया इसका पार्ट नहीं है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट अबाउट आसियान पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन? सो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। अगर आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है तो उसको सुलझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहते हैं, क्योंकि चाइना क्लेम करता रहता है काफ़ी सारे एरियाज़ सी के अंदर अपने, सो जो कि इंटेग्रिटी को एंड इंटरफेरेंस को जन्म देते हैं। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन होते हैं। देन टेररिज्म के लिए जॉइंट एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, अलग अलग लॉज बनते हैं ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि पानी के आसपास वाला क्षेत्र है तो डिजास्टर्स भी आने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसीलिए एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, जिसको AHA सेंटर कहा जाता है। उसका मेन एम यही है कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे उसको मिटिगेट करना है। देन व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? क्योंकि कंट्रीज़ हैं तो कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन बींग्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उससे कुछ दिन पहले लीबिया के अंदर थी, श्रीलंका के अंदर थी। तो ऐसे टाइम पे ह्यूमन राइट्स तो बिल्कुल ही मतलब एक तरफ हो जाती हैं। तो आसियान भी एफर्ट्स करता है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर चलें साथ साथ में। इसके लिए उन्होंने इंटर गवर्नमेंटल कमीशन भी बनाया हुआ है। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, दैट इज AICHR, दैट इज आसियान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। Then what is ASEAN social and cultural integration? So social and cultural integration, कल्चर का ध्यान रखना है। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, हर किसी का अपना अपना कल्चर है, अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, अपने अपने कस्टम्स हैं। उनको समझना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना, एक दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल कॉपरेशन, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। देयर इज़ अ आसियान यूनिवर्सिटी नेटवर्क, स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं ताकि बच्चे एंड साथ में फैकल्टी भी वो आपस में हायर एजुकेशन के थ्रू इंटीग्रेट कर सकें। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, जैसे कि टूरिज्म हो गया, ताकि एक दूसरी कंट्री में ट्रैवल करें, एक
उससे इकोनॉमी भी बढ़ती है, कल्चर भी एक दूसरे के साथ शेयर होता है। सो ये सब आसियान ध्यान में रखता है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस एंड इश्यूज? तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। आप देखिए चाइना एंड जापान इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमीर देशों में आ जाते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज जो हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं है। गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी मीन्स कहीं ना कहीं पे इंटरफेरेंस हो ही जाती है, जबकि प्रिंसिपल यही है कि नॉन इंटरफेरेंस कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। बट ये प्रॉब्लम कभी कभी मोस्टली आ जाती है। एनवायरनमेंट के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे डील करना है, पॉल्यूशन के साथ कैसे डील करना है, डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोकना है, इसके बारे में भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन कम्स ट्रांसनेशनल इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल इलीगल ट्रेड होना वाइल्ड लाइफ का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना, माइग्रेंट वर्कर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग दैट पेमेंट, एंड काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ये अगर आपका जैसे HPSC का एग्ज़ाम है और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होता है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा तो उसके अंदर आपको इस तरीके के आंसर्स जो होंगे वो फ्रेम करने होंगे। सो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आसियान फॉर UGC नेट कॉमर्स एग्जाम? अभी तक अगर आप बाकी किसी एग्जाम के लिए वीडियो देख रहे थे तो अब आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। UGC नेट के लिए आसियान क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए UGC नेट कॉमर्स के अंदर आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, तो वहाँ पे ऑब्वियसली दे कैन आस्क अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड एंड अबाउट द ग्लोबलाइजेशन. They can ask about the regional integration as well, and what are the emerging markets and how we can sustain them. So ये सब UGC नेट कॉमर्स के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है, एंड बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है। तो आसियान को हमने कवर कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो would be on SAARC, and then I will cover NAFTA and so on. Till then, don't forget to like, share and subscribe, and also don't forget to comment. जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ आप उस कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, एंड आप इसके चाहें तो साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट द नोट्स देन यू कैन कमेंट. थैंक यू सो मच. हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में, जो कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है, एंड HPSC के लिए भी, जो कि आपका नेक्स्ट मंथ UGC नेट का एग्ज़ाम है। एंड HPSC की अभी डेट नहीं आई है, PGT कॉमर्स के लिए आ गई है बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं आई है। जैसे आएगी आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं सार्क के बारे में। क्या है सार्क? बेसिकली इंडिया के आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं उसके समूह को, या उन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है उसी को हम सार्क कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका भूटान है, देन यहाँ पर आपका श्रीलंका है, देन यहाँ पर आपका म्यांमार है। म्यांमार इज़ नॉट अ पार्ट, लेकिन म्यांमार आप ध्यान रखिएगा, म्यांमार पार्ट है बट इंडिया के लगता हुआ है बट पार्ट नहीं है, वो आसियान का पार्ट है। देन इधर आपके पास नेपाल है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मैप को अगर ठीक से बनाऊँ तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर आपका नेपाल है और यहाँ पर आपका भूटान है, मतलब सिक्किम बीच में पड़ता है। ओके, देन और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? यहाँ पर आपका मालदीव्स है, एंड एट द सेम टाइम बांग्लादेश। बांग्लादेश तो इंडिया का ही पार्ट था, एंड लेकिन जिस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान को ही बांग्लादेश कहा जाने लगा। कब बना था ये बना था 1985 में। 8 मेंबर स्टेट्स जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इसकी आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ याद रखिए और आपको याद हो जाएगा। इंडिया का मैप आपको एक बार देखना होगा। भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, म्यांमार इज़ नॉट अ पार्ट। किस लिए बनाया गया था ये? एम यही था कि आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर अच्छा हो, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस हो। लेकिन कैसे प्रोग्रेस होगा? जब सब मिलकर काम करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट्स लेंगे, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये नहीं कि जैसे चाइना अपनी कंट्री के अंदर, हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ को अपना बताता है, इस तरीके से रीजनल इंटीग्रेशन नहीं होता। तो कॉपरेशन करने से इंटीग्रेशन होता है। ट्रेड में कॉपरेट करिए, कल्चर में कॉपरेट करिए। तो सार्क ने भी यही था कि हम जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, ये 8 मेंबर स्टेट्स, यहाँ पे करीब करीब 1.8 बिलियन लोग रहते हैं, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करेंगे, और इसीलिए सार्क को बनाया गया था। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन।
तो थोड़ा सा इन मेंबर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान, जहाँ पे तालिबान ने तख्ता पलट कर दिया था, फाउंडिंग मेंबर है सार्क का, 1985 में ज्वाइन किया था। लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब होता है कि आसपास कोई सी नहीं है। एंड सेंट्रल और साउथ एशिया के बीच में पड़ता है। अभी मैप भी आएगा, मैं वहाँ पे भी आपको दिखा दूंगी। एम यही है, इंटीग्रेट करना है। बांग्लादेश, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सार्क मेंबर स्टेट्स, 160 मिलियन पीपल, 1985 में ज्वाइन किया था एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, चाहे ट्रेड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी बात हो। भूटान, एक छोटा सा हिमालयन किंगडम जो कि जाना जाता है अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, 1985 से ही पार्ट है एंड बहुत कोशिश करता है भूटान रीजनल प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने की, चैलेंजेस को सॉल्व करने की। काफ़ी छोटा सा और प्यारा सा देश है। देन कम्स, यहाँ आप डायग्राम देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर, ये थोड़ा सा क्लियर कम है, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। ये पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है। चलिए, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सार्क। क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सार्क के। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बातें कि सब आपस में कॉपरेट करेंगे, रीजनल लेवल पे कॉपरेट करेंगे। जो भी इश्यूज़ हैं ट्रेड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टैरिफ्स रिमूव करेंगे, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करेंगे। कोई टैरिफ है, कोई क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट करना है, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, नाफ्टा भी अभी आएगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया पर ध्यान देंगे। पीपल सेंटर्ड अप्रोच, लोगों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाएंगी, जैसे कि गरीबी डायरेक्टली रिलेटेड है टू पीपल, डिसीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है टू पीपल, इलिटरेसी डायरेक्टली रिलेटेड है टू पीपल, नेचुरल डिज़ास्टर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू पीपल। तो पीपल को सेंटर में रखकर, पीपल को मतलब लोगों को केंद्रित रखकर उसके बाद कोई भी पॉलिसी वगैरह बनेगी। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अगर कोई भी पॉलिटिकली डिफरेंसेस आ जाते हैं, कोई भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो उसको डिप्लोमेटिक तरीके से, यानी कि बात करके, कॉपरेट करके, एक दूसरे की सुनकर उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सार्क। सार्क की कुछ समिट्स ध्यान रखिएगा। सबसे पहली समिट कहाँ हुई थी? सबसे पहली समिट 1985 में ढाका बांग्लादेश के अंदर हुई थी, जहाँ पे आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे होंगे कि किस तरीके से शेख हसीना जी वहाँ से भाग गई एंड एक तरीके से जहाँ पे मतलब कूच हो जाता है, आर्मी का कूच हो जाता है या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो सब मतलब एक तरीके से ऐसे ही हो जाते हैं कि कंट्री से भागना ही पड़ता है, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है। यही हाल श्रीलंका का हुआ था। चलिए छोड़ते हैं। तो फर्स्ट जो समिट थी वो ढाका बांग्लादेश के अंदर हुई थी, जहाँ पे सार्क चार्टर साइन किया गया और उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए। सेकंड समिट 1986 में हुई, ये इंडिया बेंगलोर के अंदर हुई थी। कॉपरेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में, टेली कम्युनिकेशंस के बारे में, मीटियोरोलॉजी के बारे में, हेल्थ, पॉपुलेशन से रिलेटेड, इन सब के बारे में ध्यान दिया गया। थर्ड समिट काठमांडू नेपाल के अंदर हुई, जहाँ पे सार्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी कि जहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से हम कॉपरेट करेंगे एंड किस तरीके से रीजनल लेवल पर इंटीग्रेट करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द सार्क चार्टर? जो चार्टर साइन किया गया था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, ये अभी हमने देखा ना कि सार्क का चार्टर साइन हुआ था फर्स्ट समिट के अंदर। ये फर्स्ट समिट के अंदर सार्क का चार्टर साइन हुआ था। तो क्या यहाँ पर हुआ था या क्या चार्टर था? तो चार्टर के अंदर देखिए वही दोबारा से अच्छी बातें लिखनी है। अगर आप HPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट ज़रूर होगा। ऑब्जेक्टिव में तो ऑलमोस्ट जो गुड पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में आपको थोड़े से पॉइंट्स अच्छे से लिखने पड़ेंगे। सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? सॉवरेन इक्वालिटी, यानी कि हर कंट्री को आप सॉवरेनिटी के तौर पे इक्वालिटी देंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहेगी। पॉलिटिकली एक दूसरे से इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आप एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट भी हो जाता है तो उसको बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन व्हाट आर द एरियाज ऑफ कॉपरेशन? कहाँ कहाँ कॉपरेट करना है? ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, तो सभी एरियाज़ में कॉपरेट करना है।
सार्क का जो चार्टर है उसके अंदर क्या क्या आता है, एक सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सार्क सेक्रेटेरिएट है जो कि देखते हैं कि क्या हम सार्क के ऑब्जेक्टिव्स को सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या सार्क के डिसीजंस को सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं। ये चार्टर ये भी बताता है कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जाए तो सभी मेंबर स्टेट्स उस पर एग्री हों तभी उसको आगे बढ़ाया जाए। देन कम सार्क रीजनल कॉपरेशन एरियाज़, कहाँ कहाँ सार्क को कॉपरेट करने की ज़रूरत है। दोबारा से सेम ही पॉइंट्स हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर। उसके लिए क्या बना है, उसके लिए बना है साफ्टा, दैट इज़ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जहाँ पे आप विदाउट टैरिफ्स विदाउट कोटाज एक कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड कर सकती हैं। देन सेटिस, दैट इज़ सार्क ट्रेड ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, गुड्स के लिए साफ्टा हो गया, सर्विसेज के लिए सेटिस हो गया। देन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है, सार्क रीजनल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट स्टडी है, ताकि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है तो वो इजीली बढ़ सके। एनर्जी के लेवल में कॉपरेट करना है, इसके लिए सार्क एनर्जी सेंटर है, सार्क एनर्जी रिंग है। एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर कॉपरेट करना है, इसके लिए सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर है। तो इन सब एरियाज़ पर सार्क एक दूसरे से कॉपरेट करता है। चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस इंडिया एंड पाकिस्तान, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि बहुत ज़्यादा रीजनल इंटीग्रेशन जो एजेंडा है, जम्मू एंड कश्मीर भी एरिया है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, टेंशन्स होती रहती हैं, जिसकी वजह से काम कभी कभी डिले भी हो जाता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ डेवलपिंग ही हैं इसके अंदर और इंडिया ही इनमें डोमिनेट करती है एंड कोशिश करती है कि बैलेंस्ड और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो सके। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अगेन बोल तो दिया गया है कि कॉपरेट करना है, लेकिन कॉपरेट करने के लिए इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, जो कि बहुत कम देखी जाती है। इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस, यानी कि जो सार्क का सेक्रेटेरिएट है उसका मेन फ़र्ज़ बनता है या उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, वो डिसीजन अच्छे से ले नहीं पाते, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिवली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो रीजनल कॉपरेशन है ये अच्छे से काम नहीं कर पाता। चलिए, यूजीसी नेट के लिए सार्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिज़नेस पढ़ रहे हैं, तो आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड, इंटरनेशनल बिज़नेस का जो टॉपिक है उसमें ये काम आएगा। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जैसे कि ऑब्जेक्टिव से, फंक्शन, मेंबर कंट्रीज़, रीजनल कॉपरेशन, ये यूजीसी नेट के पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आपको पता चलेगा कि साउथ एशिया के अंदर जो एरियाज़ हैं किस तरीके से आप वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशंस को। करंट अफेयर्स से थोड़ा सा अपडेटेड रहना है। करंट अफेयर्स आई विल ऑल्सो अपलोड ऑन माई चैनल। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि सार्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉपरेशन में, इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन में, सोशल डेवलपमेंट में, लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से या फिर मिलकर। आज हम पढ़ेंगे नाफ्टा के बारे में, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये आपका यूजीसी नेट कॉमर्स की हम बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिज़नेस यूनिट कर रहे हैं, उसके अंदर ये नेक्स्ट सीरीज़ है, नेक्स्ट वीडियो है। ऑलरेडी आसियान एंड सार्क मैंने आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाया है एंड इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स और रहेंगे लाइक WTO एंड ट्रिप्स, ट्रिम्स, तो वो भी जल्दी से जल्द अपलोड किए जाएंगे। साथ में ये आपके HPSC जो कॉमर्स का पेपर होना है उसके स्क्रीनिंग टेस्ट का भी सेम सिलेबस है। यूजीसी नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है वही HPSC के स्क्रीनिंग टेस्ट का भी सिलेबस है, तो ये आपको वहाँ भी काम आएगा। चलिए पढ़ते हैं नाफ्टा के बारे में। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन हुआ, 1992 में, एंड ये इफ़ेक्ट में कब आया, 1994 में। बेसिकली यहाँ पे ट्रेड है एंड वो ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके अंदर टैरिफ या फिर कोई भी बैरियर्स नहीं लगते बिटवीन US, कनाडा एंड मैक्सिको। मैप में देखेंगे तो तीनों कंट्रीज़ ही आसपास हैं, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड ट्रेड करें, सर्विसेज से रिलेटेड, या फिर आपस में इन्वेस्टमेंट करें। देयर इज़ नो टैरिफ एंड देयर इज़ नो बैरियर। नाउ नाफ्टा इसीलिए बनाया गया था ताकि इन तीनों कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, कंपटीशन बढ़े, ग्रोथ बढ़े। सो दैट्स वाई नाफ्टा वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, सो 1992 में साइन हुआ, 1994 से इफेक्ट में आया। US, कनाडा एंड मैक्सिको आर द पार्ट बेसिकली टू हेल्प द सिटीजन्स ऑफ दोज कंट्रीज़। थोड़ा सा हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। तो इससे पहले हुआ करता था, नाफ्टा से पहले मतलब प्रिकर्सर
देयर यूज टू बी कैनेडा US फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 1988 में साइन हुआ था। एंड उसके अंदर भी यही था कि टैरिफ्स नहीं लगने चाहिए, बैरियर्स नहीं लगने चाहिए। इसके बाद इन्होंने नॉर्थ अमेरिका को भी ऐड कर लिया, ठीक है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका इज़ बेसिकली अपना कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो अपने जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें से एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा एंड US तो इंक्लूड पहले से ही थे, अब इसके बाद ये मैक्सिको को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देन व्हाट वर द नेगोशिएशंस एंड साइनिंग, तो 1990 में नेगोशिएशंस स्टार्ट हो गई, फिर तीनों कंट्रीज़ मिले एंड फाइनली एग्रीमेंट साइन हुआ। US, कनाडा एंड मैक्सिको तीनों कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। Now what is the implementation and expansion? 1994 में they became the world's largest free trade area at that time। और फिर इसके बाद इन्होंने और एडिशनल प्रोविजंस एंड प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस करने शुरू किए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बड़े ही साधारण से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपने आसियान और सार्क के भी देखे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही। जैसे कि ट्रेड लिबरलाइजेशन, वहाँ भी ट्रेड लिबरलाइजेशन था कि टैरिफ्स नहीं लगाने हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं लगाने हैं, एंड कस्टम ड्यूटीज़, कोटास, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, इन सबको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है ताकि FDI आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, एंड सबको इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिले। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इन तीनों कंट्रीज़ के जो भी हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके, एंड दैट इज़ एंड दो दीज आर बेसिकली द की प्रोविजंस ऑफ नाफ्टा। ट्रेड लिबरलाइजेशन के बारे में हम थोड़ा और देखें तो टैरिफ्स जो हैं वो रिमूव किए गए, एंड रिमूव कैसे किए गए? पहले 15 ईयर टाइम पीरियड के लिए, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ट्रेड लिबरलाइजेशन से ये जो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये थोड़ा सा और इंटीग्रेट हो पाया, स्पेशलाइजेशन अच्छी हुई, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स कम हो गए, एंड जैसे कि टेक्निकल रेगुलेशंस लगा देते हैं कि आप अगर दूसरी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको कस्टम्स वगैरह का प्रोसीजर काफ़ी लेंदी रख देते हैं। तो ये सब रिमूव कर दिया गया ताकि आसानी से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो सके। क्या फ़ायदा हुआ? ऑब्वियसली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ा, देन ग्रोथ बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज़ हुई, एंड तीनों ही कंट्रीज़ के अंदर। देखिए इसके लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इससे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, लेकिन अगर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमीज़ बोला जाएगा तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा तो उसके अंदर ये आपको लिखना होगा। लेकिन बेनिफिट्स लिखे हैं इन्होंने भी कि अनइवन है, मतलब सभी सेक्टर्स के अंदर बराबर नहीं हुआ, सभी कंट्रीज़ को भी बराबर नहीं हुए, ये भी ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स हुई, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है तो उससे आपको कुछ ना कुछ अपने स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज करना पड़ता है, तो अलग अलग कंट्रीज़ को भी ये देखना पड़ा। चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे बड़ा तो चैलेंज यही और क्रिटिसिज्म यही है कि बेनिफिट्स जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं वो फ़ायदा ले जाती हैं, या वो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम हाई होती है उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ और जो कम्युनिटीज़ कुछ ऐसे रह जाते हैं जिनकी जॉब लॉस हो जाती है, या जिनकी इकोनॉमिक जो होती है आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है। देन एनवायरमेंटल एंड लेबर कंसर्न्स, एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेबर के स्टैंडर्ड्स कभी कभी डिग्रेड हो जाते हैं क्योंकि उनसे लोअर कॉस्ट पे काम कराया जाता है। देन लैक ऑफ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, अगर ये नहीं कुछ मीन्स क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो नाफ्टा है उसके अंदर कोई प्रॉपर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है जो ये देखे कि सभी प्रोविजंस को प्रॉपर कॉम्प्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है लेबर के तौर पे, एनवायरनमेंट रेगुलेशंस के तौर पे, तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी आपको ध्यान रखने हैं। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड कुछ रीनेगोशिएशन हम देख लेते हैं, जैसे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिसिज्म। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो ही वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ नाफ्टा, एंड उनका कहना था कि ये काफ़ी ज़्यादा बैड डील है फॉर द US, एंड इसकी वजह से अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी लॉस हो रहे हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। देन रीनेगोशिएशन, एंड फिर एक ये नया आया USMCA। देखिए इसके बीच में डिफरेंस भी आता है नाफ्टा एंड USMCA के बीच में, लेकिन वो मैंने स्लाइड के अंदर इसीलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि USMCA इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ UGC नेट कॉमर्स।
तो वो नहीं पढ़ा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि USMCA दैट इज़ US, मैक्सिको एंड कनाडा ने दोबारा से एक नए तरीके का एग्रीमेंट बनाया है 2020 में, जो कि नाफ्टा को रिप्लेस करता है। तो अगर हमारे सिलेबस में इंक्लूड करेंगे सो आई विल ऑल्सो इंक्लूड दैट। नाउ जो USMCA है वो डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, जो ऑटोमोटिव रूल्स हैं एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के जो तरीके हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान रखता है। हमारा पेपर होगा UGC नेट कॉमर्स का। उसके लिए नाफ्टा इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नाफ्टा की हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव ये सब पता हो एंड कि इसकी वजह से अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं लाइक US, मैक्सिको एंड कनाडा, इनकी हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स पर, इनके इकोनॉमीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दैन कैंडिडेट्स को ये भी पूछा जा सकता है कि कुछ ट्रेड फ्लोज या ये सब दे दिए जाएँ, तो इस तरीके का भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चैलेंजेस एंड जो क्रिटिसिज्म है, तो उससे ज़रूरी है कि आप भी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करें एंड देखें कि ये जो एग्रीमेंट है इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इसकी क्या वीकनेसेस हैं और क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है फॉर द इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। हालांकि USMCA आ गया है फॉर इन 2020 बट स्टिल नाफ्टा इज़ इन द सिलेबस, सो वी हैव टू डू दैट एंड ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बहुत जल्द आपको WTO, GATS, ट्रिप्स की भी वीडियो मिल जाएंगी। देन योर बिजनेस एनवायरनमेंट वुड बी कंप्लीट। आपका ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ आप MCQs ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि MCQ सॉल्व किए बिना रिज़ल्ट लाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थ्योरी के बिना तो MCQs ही नहीं लग पाएंगे। बट थ्योरी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप MCQs ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आज हम करेंगे IMF, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का सेकेंड लास्ट यूनिट है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम GATS, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स के बारे में करेंगे। ओके, देन योर फर्स्ट यूनिट विल बी कंप्लीट एंड देन वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक काफ़ी इजी टॉपिक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक क्या काम करते हैं, तो वो सभी डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। चलिए IMF के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1991 की लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम LPG कहते हैं, आप सभी ने इकोनॉमिक्स में कभी ना कभी पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं कि ये रिफॉर्म्स किस लिए लिए गए थे एंड उस टाइम पर IMF का जो रोल था वो हमारे लिए कितना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन ट्रेड के लिए जो करेंसी रह गई थी, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए थे, वो बस इतने ही थे कि हम सिर्फ 2 वीक्स का ही फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। तो वही करने के लिए फॉरेन ट्रेड, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी डाउन चली गई थी, दैट टाइम वी अप्रोच टू IMF। तब हम IMF के पास गए थे एंड दैट टाइम IMF हेल्प्ड अस एंड इन्होंने हमारे सामने कंडीशन रखी कि आपको अपनी कंट्री में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यही आज हम IMF के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के बाद ये सेकेंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, 1945 में बनी थी। इसका ऑफिस वॉशिंगटन DC के अंदर है। 2005 में इसमें 191 नेशंस थे। तो क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने इनकी जो हेल्प ली थी वो 1991 में ली थी, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो सिर्फ 2 हफ्ते के ट्रेड के लिए ही रह गए थे। तो इसी से इसका जो रियल रीज़न है वो समझ में आ जाता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इनकरेज करना, ताकि आपको ग्लोबली कोई पेमेंट करनी हो, आपको एक्सचेंज रेट्स के अंदर एडजस्टमेंट करनी हो, यही काम है किसका, वर्ल्ड IMF का। वर्ल्ड बैंक का भी थोड़ा सा इससे हल्का सा आप ये तो बोल सकते हैं कि ये भी मॉनेटरी हेल्प करते हैं, वो भी मॉनेटरी हेल्प करते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑल्सो। डिफरेंस हम डिटेल के अंदर करेंगे भी। सो IMF का मेन पर्पस क्या है? IMF का मेन पर्पस है कि आप सभी बिजनेस करिए, आप सभी अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट दीजिए, जेन्युइन इनकम अर्न करिए, ट्रेड मेंटेन करके रखिए, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स करिए, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज। आपको एक्सचेंज मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नाउ IMF का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट गिव ग्लोबल कॉपरेशन थ्रू अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से ग्लोब
ग्लोब के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वो सब आपस में कॉपरेट कर सकते हैं, बैलेंस्ड ट्रेड कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं एक दूसरे को, जिससे एम्प्लॉयमेंट एंड जेन्युइन इनकम जनरेट होगी। ट्रेड के एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स अपना सकते हैं, बट दैट मस्ट बी लीगल। सो ये एक मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट को प्रेफरेंस देता है। सो दिस वॉज अबाउट IMF। देन व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक क्या है फिर? वर्ल्ड बैंक आपको लोन देता है। वर्ल्ड बैंक आपको क्या करता है? लोन देता है। IMF उसके साथ साथ आपको सजेशंस भी देता है, रिकमेंडेशंस भी करता है कि आप ऐसा करिए, आप लाइसेंसिंग सिस्टम कम कर दीजिए। IMF ये भी करता है। बट वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक लोन देता है, ग्रांट्स देता है उन कंट्रीज़ को जो कि लो या मिडिल इनकम है, ताकि अगर उन्हें अपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो वो कर सकें। दिस इज़ टोटली फ्रॉम विकीपीडिया। मैंने ये विकीपीडिया से ही लिया है ताकि आपको टोटली अपडेटेड नोट्स मिल सकें। नाउ वर्ल्ड बैंक को ही पहले कहा जाता था IBRD एंड IDA। IBRD एंड IDA वर्ल्ड बैंक की ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ही एक स्वरूप इसका बदल गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अभी हमने पढ़ा कि IMF 1945 में बना। एक्चुअली IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों ही एक साथ ही बने थे। 1944 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद ये दोनों बने थे। पहला लोन वर्ल्ड बैंक ने किसको दिया? फ्रांस को दिया। कब दिया? 1947 में। इसके बाद ये लोन्स देते रहे अलग अलग कंट्रीज़ को। पिछले 30 ईयर्स से काफ़ी सारे NGO एंड काफ़ी सारे एनवायरमेंटल ग्रुप्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक से लोन देते हैं, क्योंकि UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कंप्लीट करने हैं। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते थे, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उनको भी कंप्लीट करने के लिए काफ़ी कंट्रीज़ को लोन चाहिए होता है। सो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स दैट। So this is the World Bank building in Washington DC। तो 1944 के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया। एंड किस टाइप की संस्था है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ट्रीटी है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको देख सकते हैं DC के अंदर है, वॉशिंगटन DC के अंदर। 189 कंट्रीज़ हैं। देन ये इसके कुछ ये आपके UGC नेट के काम में नहीं आएंगे, बट क्योंकि मैंने ये टोटली ही अपडेट किया है तो इसको भी मैंने साथ में पेस्ट कर दिया। चलिए, अगर हम 2022 के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक को कौन चला रहा है? वर्ल्ड बैंक के अंदर प्रेसिडेंट है एंड 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और साथ साथ में 29 वाइस प्रेसिडेंट्स भी हैं। 189 एंड 174, IBRD के अंदर 189, IDA के अंदर 174 टोटल। आप अब इसको मिलाकर वर्ल्ड बैंक ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं कि वोटिंग पावर किसके पास है। वोटिंग पावर है US, UK, चाइना, जर्मनी एंड जापान के पास। ये ध्यान रखेंगे आप सभी। बेसिक एम यही है कि पॉवर्टी को दूर करना है, लोन प्रोवाइड करके, हेल्प करके। एंड ये इनके कुछ ऑपरेशंस भी चलते रहते हैं। वर्ल्ड बैंक काफ़ी सारे ट्रेनिंग विंग्स भी चलाता है कि लोगों को भी ट्रेन करते हैं। साथ साथ में क्लीन एयर इनिशिएटिव एंड UN डेवलपमेंट बिजनेस के साथ भी काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है कि आप बहुत सारे पैसे कभी कभी किसी कंट्री को दे देते हो, जिसकी वजह से वहाँ पे प्राइजेस राइज हो जाते हैं, जनरल राइज हो जाता है प्राइस में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। एंड इसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे 1988 में और 2000 में। फिर जब कोविड-19 आया तो उस टाइम पे भी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। जो इसके प्रेसिडेंट थे डेविड मैल्पस, इनको भी क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ा क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ फोकस नहीं किया गया। फिर इनको रिप्लेस किया अजय बांगा ने, क्योंकि वो क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करते थे। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो दिस वॉज अबाउट IMF एंड वर्ल्ड बैंक। नाउ व्हाट इज़ WTO? WTO 1995 में इस्टेब्लिश हुआ। ये GATT को रिप्लेस करके बना था। GATT ट्रिप्स ट्रिम्स भी हम पढ़ेंगे। तो WTO 1995 में बना 1 जनवरी के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ नॉट इन वॉशिंगटन DC बट इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ये एक परमानेंट संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि कंट्रीज़ के बीच में जो भी ट्रेड हो रही है, उस ट्रेड को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ मैनेजमेंट करना है, कोई फॉरम प्रोवाइड करना है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूज टू प्रोवाइड दैट। 153 कंट्रीज़ हैं। एंड अगेन यहाँ पर भी US, यूरोपियन यूनियन एंड जापान जो हैं वो कभी कभी थोड़ा सा WTO पे हावी होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फंड प्रोवाइड करते हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि ये WTO जो बिग पावरफुल नेशंस हैं उसके थ्रू ही चलाया जा रहा है।
स्टिल WTO के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस यही हैं कि आपको ग्लोबली गुड्स एक्सचेंज करने हैं तो आपको ये हेल्प करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट को सेटल करना है WTO विल हेल्प। गाइडलाइंस ये प्रोवाइड करते हैं, रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं एंड अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को हेल्प भी करते हैं, काउंसिल भी करते हैं कि किस तरीके से आप पॉलिसीज़ बना सकते हैं, किस तरीके से आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, कॉपरेट कर सकते हैं एंड यू कैन ट्रेड। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स गैट की तरह ही हैं। इसके बाद गैट ट्रिप्स एंड ट्रिम्स ही करना है। तो गैट के अंदर भी यही था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जहाँ पे जिसको रिप्लेस करके WTO लाया गया था ताकि प्रोडक्शन एंड ट्रेड हो सके। एंड मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेड जो है वो सिर्फ गुड्स में ना हो, सर्विसेज में भी हो, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। बोला तो यही जाता है बट रियलिटी जो होती है वो काफ़ी अलग पाई जाती है। WTO का गोल्स यही है कि प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके कंट्री के रिसोर्सेज का, लेकिन साथ साथ में एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो। ये गारंटी करता है कि आपको टैरिफ्स देने पड़ेंगे एंड आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आप नहीं लगा सकते हो। एंड दे प्रोवाइड सर्टेन सिचुएशंस एंड सर्टेन ऑपरेशंस जिसके थ्रू लोगों को काम मिले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम जनरेट होगी, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़ हो पाएंगे, एक अच्छा नेटवर्क इस्टेब्लिश हो पाएगा। सो WTO का बेनिफिट इज़ सेम। नाउ WTO हेल्प भी करता है इसी तरीके से ग्लोबल पीस में, ग्लोबल बिजनेस में। अगेन आई एम टेलिंग यू, लिखने के लिए अच्छा है बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। जितने डिस्प्यूट्स हैं वो भी सॉल्व होते हैं अलग अलग मीटिंग्स के थ्रू एंड अनहिंडर्ड ट्रेड होता है। बट अगेन इट इज़, आई एम नॉट ओनली सेइंग इन नेगेटिव वे बट देयर आर सम लूप होल्स जो कि जिसका फ़ायदा उठा जाते हैं कभी कभी डेवलप्ड कंट्रीज़। ट्रेड डेवलपमेंट तेज़ी से होगा, गुड गवर्नमेंट्स बनेंगी एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी फ़ायदा WTO से होगा। Now there are some areas where IMF and World Bank can collaborate. ये आप देख सकते हैं जैसे कि कुछ गरीब कंट्रीज़ हैं, कुछ पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर जो डेप्ट बर्डन हो जाता है, जो उधार का बर्डन हो जाता है, किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो ये हेल्प करेंगे IMF एंड वर्ल्ड बैंक। सो दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा ही इसके अंदर इंक्लूड की है। जैसे इनके अलग अलग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक है MDRI मल्टीलेटरल डेप्ट रिलीफ इनिशिएटिव, तो जो कंट्रीज़ डेप्ट में हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इनिशिएटिव है। देन एक है डेप्ट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क जो कि दोनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर चलाते हैं, अगेन ताकि डेप्ट जो है वो कम हो सके। देन एक है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम जो कि ये देखता है कि कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं या फिर क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है। देन ये आप क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी हेल्प करना है एंड दोनों ही IMF एंड वर्ल्ड बैंक उसके लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी दोनों काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस कर चुके हैं, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते थे। देन देयर इज़ IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं ताकि दोनों मिलकर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रोवाइड कर सकें। सो दिस वॉज अबाउट IMF। आज हमने किया है IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO. There will be one more video in which I will cover GATS, TRIPS and TRIMS. Then this unit will be complete. A marathon video will also be uploaded. Do watch that also and please also subscribe. And yes, don't forget to solve the MCQs. MCQs अब आप ज़रूर solve करिए। MCQs solve किए बिना आपका पेपर क्लियर करना एक लक जैसी बात हो जाएगी, लेकिन MCQ सॉल्व करेंगे तो आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। आप वीडियोस देखिए लेकिन MCQ ज़रूर सॉल्व करिए। सो थैंक यू सो मच।